इस पेपर में पेपर नंबर 4 है ये पेपर, और पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दो पेपर दोनों के दोनों एमसीक्यू हैं। इन दोनों में आपके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो गलती से भी गलती करने का स्कोप नहीं है तुम्हारे पास। क्लासेस में आपको बताया जाएगा, कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस बताए जाते हैं, जिससे आपको एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस हासिल होता है कि हां भाई ये चीजें मुझे आती है, यहां से तो पक्का क्वेश्चन आएगा, तो नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट मेरे भेजे पे भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। समझो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल आप देख लो, आईसीआई ने बोल रखा है कि आपके पास कुल मिलाकर बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर। 5 चैप्टर्स ये पुराने वाले हैं, यानी पहले भी हुआ करते थे, अब 5 चैप्टर नए आ गए हैं। अब पता है आपको एक बात बताता हूं, इनके बारे में तो बाद में बताऊंगा। पहले बच्चा सीए फाउंडेशन आसानी से पास कर लेता था, फिर सीए इंटरमीडिएट में उसको थोड़ा धुआं नजर आता था कि हां भाई सीए तो वाकई में बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है, मतलब जो डिसिप्लिन से पढ़ेगा वही उसको क्रैक करेगा। ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कमिटमेंट्स बहुत जरूरी है ना, प्लान बहुत जरूरी है। तब उसको रियलाइज होता था हां यार मुश्किल काम है। अब ना इकोनॉमिक्स उस लेवल की पहुंचा दिया आईसीआई ने कि बच्चों को सीए फाउंडेशन में पता लग जाता है कि हां वो सीए कर रहा है। इतने खतरनाक चैप्टर्स आ गए जो पहले सीए इंटरमीडिएट में होते थे, वो सीए फाउंडेशन में आ गए, बच्चों को रियलाइज करवाने की हां तुम कोई आसान चीज नहीं कर रहे हो, लेकिन हां अगर आप कर रहे हो, आपके समझ में आ रही है तो बहुत आसान है, ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ी सी मेहनत करो, यहां पर टीचर्स हैं आपकी हेल्प के लिए, और देखना क्लासेस के अंदर क्या जबरदस्त तरीके से मैं अपनी नहीं दूसरे टीचर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। स्वप्निल बिल्कुल भी अभी क्लियर कुछ नहीं कर रहा, मैंने पढ़ाया नहीं कुछ भी, ठीक है, पढ़ाता हूं, शुरू करूंगा। देखो दोस्तों, आपकी जो बुक है उसमें स्टार्टिंग का पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका 5 नंबर का आएगा, 5 एम का मतलब 5 मार्क्स, ठीक है, आपका 16 नंबर का है। फिर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सेकंड चैप्टर है, ये 10 नंबर का है। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थर्ड चैप्टर है, ये भी 10 नंबर का है। और डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये 15 नंबर का सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर, इधर से यही बनता है। बिजनेस साइकिल नया आइटम जो आप पढ़ोगे 5 नंबर का 5% की वेटेज रखा है, इसको बोला गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये कुल मिलाकर आपके 45 मार्क्स की है। अब जो नया आइटम ऐड हुआ है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 55 नंबर की है, ज्यादा नंबर की यही है, ठीक है। तो डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ये 15 नंबर का। पब्लिक फाइनेंस आपने कभी नहीं पढ़ा पहले, 10 नंबर का। मनी मार्केट लगता है आपको कि कुछ जानते होंगे, ये भी नया आइटम है, 10 नंबर का। इंटरनेशनल ट्रेड नया आइटम है, 10 नंबर का। इंडियन इकोनॉमी 10 नंबर की। जिसको लगता है कि उसने 11वीं और 12वीं में इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, वो इस वाली इकोनॉमिक्स को बहुत पानी की तरह कर लेगा, तो उसको भी शुरुआत में पता लगेगा कि यहाँ कितना कुछ नया है। तो पहले से तो बहुत सारी चीजें नहीं है, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 11वीं और 12वीं में कुछ और होते थे, यहाँ पर थोड़े से नई अप्रोच के साथ है, तो दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा। जिसने 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी है, टेंशन ही मत लो, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा, मुझ पे विश्वास, मुझ पे भरोसा रखो, मामला हम सेट करेंगे। और इतिहास गवाह है, तुम जानते हो कि सीए फाउंडेशन के बच्चों और लव सर के बीच में एक बहुत जबरदस्त बॉन्ड होता है, जो पेपर के बाद बच्चे बिखेरते बताते हैं, अरे वाह, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो ये चीजें अब नहीं है, नया क्या पुराना क्या, तुमने तो सारा ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से, और आपको एक बात बताया तो लाल रंग से यहाँ लिखी हुई है, आईसीआई बोलता है जो ये मार्किंग स्कीम है ना, ये तो हमने बताई है, लेकिन जब तुम्हारा पेपर आएगा ना तो 5% प्लस माइनस हो सकता है नंबर, यानी कोई भी 5% ऊपर नीचे, कोई चैप्टर 10 नंबर का बोल रखा है तो वो 9 नंबर का भी आ सकता है और 11 नंबर का भी आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड चाहूंगा आप लोगों से, हाँ जी करो, ओके, इंटरनल काम है, ठीक है। चलो जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो आप किताब उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा। इस चैप्टर के अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। एक्चुअली आपका पूरा सिलेबस इस तरीके का है, इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के अंदर यूनिट्स होती हैं। पहले चैप्टर में 2 यूनिट है, दूसरे चैप्टर में 3 यूनिट है, तीसरे चैप्टर में 2 यूनिट है, चौथे चैप्टर में 3 यूनिट है, ऐसे करके आप पढ़ोगे, एक चैप्टर के अंदर यूनिट्स होती हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहली यूनिट का नाम इंट्रोडक्शन है, दूसरी यूनिट का नाम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म है। इनसे क्या करना है, अभी तो जस्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ये चैप्टर के नाम पे तो क्या ही जाएंगे, समझे, ओके रिपोर्ट है। मैं आपको अप्रोच पूरी बताऊंगा दोस्तों। आज की क्लास में हम ये वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, और उसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं, आप देख पा रहे हो, पहला मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और फिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा। ये चीजें जाननी आपको बहुत जरूरी है, मतलब जो पहली क्लास है, इसी क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, देख लेना आप, ठीक है। और अब मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं कि लव सर आपको कैसे पढ़ाएंगे। देखो जी, अगर आपको अच्छे नंबर से पेपर पास करना है तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसको आईसीआई स्टडी मटेरियल यानी एसएम बोलते हैं। इसमें हर चैप्टर के पीछे कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है जी। प्लस मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है आईसीएआई। ये जब तुम्हारा पेपर होगा ना जून 2024 में, जून के महीने में ही वो स्टार्टिंग में रिलीज कर देगा, या कभी कभी एक महीना पहले मई में रिलीज कर देता है, तब हम आपको सॉल्व करा देंगे, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारे कोर्स से मैच करते हो, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं। इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस्ड आपका पेपर बनता है, जिससे आपकी तैयारी स्ट्रांग होती है। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पढ़ने का तरीका मेन सुनो आप। देखो मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ने फिजिकल बुक्स ऑर्डर कर रखी हैं सीए वाला से, यानी जो आपका प्रो बैच है उसके आप स्टूडेंट हो, तो आपके पास फिजिकल बुक्स आएंगी। ई बुक्स बेसिकली अपलोड हो चुकी हैं, आप नोट्स वाले सेक्शन में जाकर देखोगे तो ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, वहां से आप थोड़ी पढ़ सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिर उसके एमसीक्यू दिए हुए हैं, फिर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिर उसके एमसीक्यू दिए हुए हैं। इससे बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं है सॉल्व करने का, पढ़ने का, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। सबसे बेहतरीन तरीका यही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप मेरी बात को मानोगे दोस्तों, एक चीज है नोट्स खुद के बनाना, सेल्फ नोट्स। सबसे बड़ी चीज ये है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, जो बच्चा अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएगा वो बच्चा उतने अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, आप क्लास समझ रहे हो, आपको उसको फिर पढ़ना भी तो है। पढ़ाई का सबूत क्या है कि पढ़ो उसको अपने हाथ से, मेन पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखते रहो हाथ से। ये रिवीजन करने में आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। राइटिंग मैटर नहीं करता कि राइटिंग आपने साफ लिखी है, बुरी लिखी है, कैसे करना है सर, एक सैंपल दे दो। बाबू सैंपल देता हूं, जैसे क्लास खत्म होगी तो नोट्स वाले सेक्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स की एक पीडीएफ मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें एक सैंपल है कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। लेकिन एक काम मैं भी कर सकता था, आपको बने बनाए नोट्स दे दूं हाथ से लिखे हुए, इसमें मैं जानबूझकर आपका नुकसान कर रहा हूं। आप बोलोगे कैसे सर, आपने बने बनाए नोट्स दे दिए तो नुकसान कैसे करोगे। बाबू सबसे बड़ा नुकसान तो यही हो जाएगा, आपको पकी पकाई खीर मिल जाएगी, आपको खीर बनानी नहीं आएगी कभी भी, समझे। कॉन्सेप्ट मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, सबसे बड़ी चीज यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। टीचर का पढ़ाना ही सबसे बड़ा होता है, समझो, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आपको उस चीज को अपने हाथ से अपनी कॉपी पे उतारना है ताकि वो चीज पक्की हो जाए। अगर मैं खुद आपको दे दूंगा ना वो, तो मैं रोक रहा हूं, तो मैं आपके बीच में बाधा बन रहा हूं कि मैं आपको पक्का नहीं होने दे रहा, समझो। तो ऐसे मैं आपको सैंपल देता रहूंगा बीच बीच में, समझो, लेकिन फॉलो आपको करना है और आपको मजेदार तरीके से चीजों को लेकर चलना है और बढ़िया तरीके से ब्लॉक कर देंगे। अब एक मेन चीज आपको बता दूं, देखो सीरियस बात बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक तो हुई भी होगी, कुछ बच्चों के दिल की बात नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे कुछ बच्चों की क्लासेस मिस भी होती जाएगी, ध्यान रखना। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो
4 पेपर आपके पास, पेपर 1 2 3 4। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी रीजन की वजह से कोई क्लास मिस कर दी। रीजन कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकता है, पर्सनल रीजन भी हो सकता है, शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई मिस कर दी। आप जब क्लास को मिस कर देते हो तो उसको बोलते हैं ये आपका बैकलॉग हो गया। बैकलॉग इकट्ठा हो गया मतलब क्लासेस मिस हो गई। बच्चा बार बार सोचता है कि यार मेरी बीती हुई 10 क्लासेस छूट गई हैं, तो अब मैं फ्रेश लाइव क्लास को अटेंड करूं या पहले पुरानी 10 क्लास को स्टडी करूं। जब पुरानी वाली 10 क्लास स्टडी करेगा तो नई वाली क्लास मिस होती रहेंगी। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आपका अगर अभी तक कोई बैकलॉग है तो उसको सैटरडे संडे में ज्यादा टाइम देकर कवर कर लो। आगे बिल्कुल भी बैकलॉग मत आने देना, बैकलॉग मत आने देना। बस मेरी बात को ध्यान रखना। सीए फाउंडेशन में यही है, जिस बच्चे का ज्यादा बैकलॉग होता है वो पीछे छूटता है, जिस बच्चे का बैकलॉग नहीं होता वही फास्ट पेस से बढ़िया तरीके से पढ़ता रहता है। समझ लो? ओके। अब बच्चा पूछता है कि सर ड्यूरिंग द क्लास नोट्स बनाएं या आफ्टर द क्लास? देखो बेटा, ये चीज आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। आप ड्यूरिंग द क्लास भी नोट्स बना सकते हो और आफ्टर द क्लास भी बना सकते हो। मैं अगर क्लास ले रहा होता लव सर से यानी खुद से, तो मैं आफ्टर द क्लास नोट्स बनाता, क्योंकि तो मेरी स्पीड उस तरीके की होती है। दूसरा, जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं वो चीज तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होगी है ना? वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होगी, तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी जब करोगे ना तब नोट्स बनाना, ये मैं रिकमेंड करता हूं आपको। ठीक है, ये चीज मैं आपको रिकमेंड करता हूं। बच्चों ने बताना शुरू कर दिया कि सर अभी तो छोटे छोटे बैकलॉग्स हो गए हैं, ठीक है बैकलॉग मत होने देना। ठीक है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं है। हम अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम इंट्रोडक्शन है और आईसीआई के मॉड्यूल बोलता है कि आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़नी है, इसका स्कोप पढ़ना है, स्कोप माइक्रो मैक्रो में बताऊंगा, नेचर पढ़ना है, नेचर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, फिर कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो 11वीं 12वीं से अलग है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्पेशली नॉर्मेटिव पॉजिटिव टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ये तो बस एक कंटेंट नाम मात्र के तौर पे आपके सामने मैंने पेश किया है, लेकिन धीरे धीरे आपको कराना शुरू करूंगा तो आपको पता लगेगा। कुछ भी कराने से पहले मैं आपको कुछ मुश्किल शब्दों से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि बच्चा इन शब्दों को देखता है और पता नहीं लगा पाता कि ये शब्द सेम से हैं या कुछ अलग अलग से हैं। तो बाबू देखो जरा, ये इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स और इकोनॉमिस्ट, ये सब अलग अलग है। इकोनॉमी का मतलब होता है एक एरिया जहां पर हम लोग रहते हैं और पैसा कमाते हैं। इकोनॉमी रेफर्स टू द एरिया वेयर वी लिव एंड अर्न। इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब इंडियन एरिया, अमेरिकन एरिया, चाइनीज एरिया, उनकी बात करते हैं। ठीक है जी। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, सस्ता बोले तो चीप, और सही बोलूं सही शब्दों में तो अफोर्डेबल। जिस चीज को आप अफोर्ड कर सकते हो, जो चीज आपके बजट में है, वो इकोनॉमिकल है। जैसे कि पीडब्ल्यू का सीए फाउंडेशन बैच बहुत इकोनॉमिकल है, तो आप बोल सकते हो इट इज अफोर्डेबल, इट इज नॉट टू एक्सपेंसिव, राइट? फिर इकोनॉमिक, जब जब तुम इस शब्द को सुनोगे तब तक तुम्हें लगना चाहिए कि हां कुछ पैसों की बात हो रही है। कोई भी चीज मनी रिलेटेड हो तो बोलते हैं वो इकोनॉमिक है। जैसे कि बोलता हूं, अगर क्लास में कुछ दोस्त होते हैं, दो तरीके के दोस्त हो सकते हैं। एक दोस्त होता है मनी माइंडेड, हर बात में उसको पैसा दिखता है ना? एक दोस्त होता है पक्की दोस्ती वाला, प्यार वाला, लव अफेक्शन वाला, है ना? तो आप बोल सकते हो ये दोस्त यार इसकी थॉट्स इकोनॉमिक है, मतलब ये बार बार पैसों के बारे में सोचता है। दूसरा, इसकी थॉट्स नॉन इकोनॉमिक है, मतलब ये पैसों के बारे में नहीं सोचता, बॉन्ड, लव, अफेक्शन, फीलिंग के बारे में सोचता है। समझ रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन। तो ऐसे शब्द आप बोलते हैं ना, यार XYZ कंपनी है, इसका इकोनॉमिक मोटिव है, इसका मतलब ये XYZ कंपनी पैसा कमाना चाहती है। और एक ABC कंपनी है, इसका मोटिव सोशल वेलफेयर है, यानी ये कंपनी पैसा नहीं कमाना चाहती, लोगों का भला करना चाहती है। तो ऐसे शब्दों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, अगला है इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में तो मैं ऑब्वियसली आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, फिर इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स भी एक इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट होता है। जब मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा था तो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था इकोनॉमेट्रिक्स, इसके अंदर मैथ्स और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल आपके किसी काम का नहीं है। इकोनॉमिस्ट वो बंदा होता है जिसको इकोनॉमिक्स की भरपूर नॉलेज होती है। मैं तुम्हारा भाई दोस्त इकोनॉमिस्ट तुम्हें पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स। तो जैसे अकाउंट्स के प्रो बंदे को सीए बोलते हैं, तो इको के प्रो बंदे को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। समझ लो? तो आप अपने अपने प्रो बंदों से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी दोस्तों, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है। आज की दुनिया में इकोनॉमिक्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक शब्द बता दूं, स्कैर्सिटी। इस वर्ड को यूज करूंगा दोस्तों मैं। अगर आपको इसका मतलब 11वीं 12वीं में पता था, कोई बात नहीं पता था तो अब बताता हूं। स्कैर्सिटी का सिंपल जो इंग्लिश में मतलब है, उसको बच्चे सोचते हैं इसका मतलब शॉर्टेज है। शॉर्टेज, जब किसी चीज की कमी खली ना, प्यार की कमी, मोहब्बत की कमी, पैसों की कमी, रिसोर्सेज की कमी, और कभी कभी तो होती है मार्क्स की कमी, है ना? जब किसी चीज की कमी खले तो आप बोल सकते हैं यार स्कैर्सिटी हो गई स्कैर्सिटी, है ना? मान लो नहीं चेतन पवार, ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है, हाँ थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपका बर्थडे है, और आपने मौज भार के साथ पूरा प्लान किया हुआ है, यार दोस्तों को बुलाना है, खाने का पीने का पूरा प्रोग्राम फिक्स कर लिया और डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई 10,000 रुपए बर्थडे पे खर्च हो जाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे ना, खाएंगे पिएंगे नाचेंगे जाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या बाबू 10,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो अपने बर्थडे पे। पापा के पास गए, पापा पापा मेरा बर्थडे है, 10,000 रुपए मेरे को दे दो। तुमने ऐसा बोला, पापा ने कहा हैप्पी बर्थडे बेटा, लेकिन 10,000 रुपए लेगा। दिखाया डंडा और पैंट को नहीं छेड़ा, ठीक है ना? डंडा दिखाया और बोले दूं 10,000 रुपए भी, 1,000 रुपए दे दिया आपको, 2-500 का नोट, मूड खराब। आपको चाहिए 10,000 रुपए, आपके पास है 1,000 रुपए, तो 9,000 रुपए की शॉर्टेज होगी ना। दिस इज कॉल्ड स्कैर्सिटी ऑफ 9,000 रुपीस। स्कैर्सिटी का असली मतलब ये है शॉर्टेज। जब तुम्हारी डिमांड ज्यादा हो, डिमांड 10,000 की थी और सप्लाई कम हो गई हो, अब पापा ने 1,000 दे दिया, सप्लाई हो गई और डिमांड थी 10,000 की। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्कैर्सिटी। ये तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होती है। ठीक है, सबके साथ जनरली सिचुएशन जिंदगी में यही बनती है। उसको 100 के 100 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन आते कभी 99 कभी 79, है ना? तो वो मार्क्स की भी स्कैर्सिटी हो जाती है। तो लाइफ में ऐसा चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। कोई बात नहीं, खैर मैं तो वर्ड का मतलब बता रहा था, लेकिन सही मायने में तो मैं आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बताना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखो जी, इकोनॉमिक्स रियल भाषा में आप मेरी बात सुनना। जब तुमने सोचा कि तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है और खाने में रोगन जोश, मुर्ग मुशल्लम, शामी कबाब, बिरयानी, छोले भटूरे, राजमा चावल, पनीर, दाल मखनी, नान, पकोड़ा, सब कुछ रखा हुआ है। पीने में पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, मिरिंडा, फैंटा, मॉकटेल्स, जूस, ये भी सब कुछ रखा हुआ, पीने में भी सब कुछ तुमने प्लान कर रखा भाई साहब। डिस्को में नाच गाने, पता लग गया कि कौन कौन से एक्टर के गाने, कौन कौन से सिंगर के गाने पे तुम्हें डांस करना है, क्या ड्रेस कोड होगा, कौन सी लड़कियां आएंगी, कौन से लड़के आएंगे, यानी कौन कौन से यार दोस्त आएंगे। फुल प्लानिंग के साथ बातचीत पूरी 10,000 में सेट कर रखी है। पूरी प्लानिंग करके सारे डिसीजन तुम्हारे माइंड में। पापा ने बोला अब मिलेंगे तेरे को 1,000, पार्टी करनी है वरना बढ़िया से, ऐसे बर्थडे हर साल आएंगे, नहीं दे रहा वैसे। स्कैर्सिटी होने के बाद, यानी जब आपके पास रिसोर्सेज कम अवेलेबल है एज कंपेयर टू योर वांट्स, तुम्हारी डिमांड की कंपैरिजन में रिसोर्स कम है, तब तुम्हारा दिमाग पता क्या सोचेगा? प्रिया को बुला लेता हूं, राहुल को बुला लेता हूं, अमर को बुला लेता हूं, अकबर को बुला लेता हूं, एंथनी को बुला लेता हूं, 5 लोग आएंगे बस, सबको बोल दूंगा मेरी तबीयत खराब है, मैं बर्थडे नहीं मना रहा, ऐसा बोल दूंगा। किसी को ये थोड़ी बताऊंगा पापा ने डंडा दिखाया और पैसे कम दिए, है ना? स्पॉइल नहीं करेंगे। तो आप अपने दिमाग में कुछ और डिसीजन लेने शुरू कर दिए बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी।
दिस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कौन सा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? जब आपके पास रिसोर्स यानी बजट की स्कैर्सिटी हो गई तो आपके दिमाग में जो जो डिसीजन घूम रहे हैं वो सारी चॉइसेस इकोनॉमिक्स होती हैं। कोई पूछे इकोनॉमिक्स क्या होता है तो आप सीधा बोलना स्कैर्सिटी की सिचुएशन में जब जब दिमाग के अंदर चॉइसेस घूमती हैं उस चॉइसेस के घूमने को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तुम बोलोगे हैं ये इकोनॉमिक्स होती है? सर सच्चाई में बताओ ना। बाबू यही होती है। सरकार के साथ भी देख लो, सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। सरकार के पास इतना मोटा पैसा इकट्ठा हो जाता है टैक्स लेके, फिर सरकार सोचती है इसमें से सड़क भी बनवानी है, हॉस्पिटल भी बनवानी है, स्कूल भी बनवाना है, एम्प्लॉइज की सैलरी भी देनी है। ओ माय गॉड, कहीं पर आ गई फ्लड। अब इन लोगों को भी देखना है, इन लोगों को भी फाइनेंशियल हेल्प देनी है, तो गवर्नमेंट को भी लिमिटेड पैसों के अंदर बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वो सोचना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है, समझे? तो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के पास लेकर जा सकूं। ठीक है जी? तो आप बोलोगे सर आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, अब इकोनॉमिक्स का मतलब लिख दो। तो बाबू कितना आसान भाषा में मतलब लिखूंगा इकोनॉमिक्स का, मैं संतरी रंग का इस्तेमाल करूंगा। इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। जब जब स्कैर्सिटी होगी, स्कैर्सिटी की प्रेजेंस में आप अपनी चॉइसेस को ऊपर नीचे करोगे, मतलब प्लस माइनस करोगे, मतलब बदलोगे। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या आपको रट्टा मारना है? बिल्कुल भी नहीं मारना। अप्रोच समझना। देखो बाबू यार, यहां पर क्या है ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए? स्टडी की अप्रोच। देखो जी, आप पढ़ रहे हो लॉ को, आप लर्न करो क्योंकि आपका थ्योरेटिकल है वो। मॉड्यूल से लाइन बाय लाइन पढ़ो लॉ को, ग्रुप पे सभी बताते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। आप पढ़ रहे हो अकाउंट्स को और मैथमेटिक्स को, न्यूमेरिकल पोर्शन आपके ज्यादातर वहां पर है ना, वहां प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। चाहे तुम स्टडी मटेरियल से करो, चाहे आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रैक्टिस करो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल से। इकोनॉमिक्स को पढ़ने की अप्रोच आपकी डिफरेंट होगी, किसी के चक्कर में मत फंसना। ठीक है? यहां पर अप्रोच क्या होगी आपको? रीड, रीड, मेक नोट्स, प्रैक्टिस मेनी टाइम्स, प्रैक्टिस मेनी टाइम्स। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतना इंप्रेशन दिमाग पे रहेगा और पेपर में सही क्वेश्चन आंसर देकर आओगे। आपको एक बात बताऊं, कोचिंग लेने का ही एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं दोस्तों। कोचिंग लेने का ही एक मास्टर फॉर्मूला है भाई। जिसने इस बात को समझ लिया वो ठीक है, बाकी सब पैसे वेस्ट करते हैं हमने। देखो जी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे आप, जो टीचर समझा रहा है उसको समझोगे, फिर उसको आप कॉपी करोगे, बिल्कुल कॉपी करोगे, ठीक है जी। फिर आप उसी चीज को प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको रिवाइज करना। रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन के बाद दोस्तों आपको उसका टेस्ट देना है, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना फायदा है। इसके बाद आपको एग्जाम में जाकर बैठना है, इसके बाद एग्जाम में जाकर बैठना है आपको। ये सक्सेस रूट है, ज्यादा नंबर लाने का सबसे बड़ा सक्सेस रूट है ये। ठीक है? अब ज्यादातर इंडिया के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी हाई रिस्क कैटेगरी है, इनको नहीं पता होता है फेल होंगे या पास होंगे। क्लास ली, पेपर देने चले गए, कुछ नहीं किया। समझ लो? जो बच्चा अंडरस्टैंड करके कॉपी करता है, फिर प्रैक्टिस करता है और रिवाइज करेगा, रिवाइज कितनी बार? कम से कम 2 बार रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है? टेस्ट देगा जितने हो सके उतने, फिर पेपर में जाएगा, इसका शॉर्ट पेपर पास होगा और ये हाईएस्ट नंबर स्कोर करने के काबिल वाला बच्चा होगा। समझे? ये होगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो बच्चा जितने कम स्टेप को फॉलो करेगा ना, उसके पास होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो आपके हाथ में है आप कितना यहां पर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बच्चा मुझे प्रैक्टिस का मतलब क्या? कॉपी कर लिया आपने, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो। इको की बात कर रहा हूं, मॉड्यूल के एमसीक्यू सॉल्व करो, जो आपकी बुक है, जो आपको बुक प्रोवाइड की जा रही है उसके अंदर दिए हुए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, वो सॉल्व करो। और एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, थ्रू आउट द टाइम फेज कोई बच्चा ऑनलाइन है ना, 2-3 वेबसाइट पे क्वेश्चन गिवन है, वो बहुत पुराने सिलेबस के भी है, कईयों में क्वेश्चन के आंसर ही गलत गिवन है। गूगल करने की कोशिश मत करना, यहां मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। अपने टीचर को फोकस रखना जो करा रहा है। ये बात आज पहली क्लास में बता रहा हूं, ठीक है? इसलिए इतनी सारी बातें बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में बहुत सारी गड़बड़ी दिमाग के अंदर आ जाएगी। ठीक है? तरीका बेस्ट मैं नहीं, बेस्ट मैं आपको बनाना चाहता हूं। आप लोग बेस्ट बन गए तो बस इससे बढ़िया बात ही नहीं है। समझ रहे हो? चलो जी, अब मुझे एक बार बच्चों से पोल कराऊंगा, आप सबसे पोल कराऊंगा, तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितने, मैं पूछूंगा आपसे, आप क्या कर रहे हो? आप अभी 12th क्लास में हो, ऑप्शन ए, या आप पास आउट हो, ऑप्शन बी, या आप री अटेम्प्ट दे रहे हो, यानी आपका सीए फाउंडेशन का सेकंड अटेम्प्ट है। 3 बातें, ए बी सी, कौन सी कैटेगरी में आप लाई करते हो? एक बार बाबू 30 सेकंड्स के अंदर मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है? यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे और आप ए बी सी से आप मुझे बताओगे। ठीक है? देखते हैं जी, ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। मैं स्क्रीन के सामने सर जाऊंगा, एक बार मुझे भी आइडिया हो कि मेरा बच्चा किस लेवल का है। हाँ, डी कैटेगरी में वो बच्चे आ जाएंगे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। डी में मतलब जो इनमें नहीं है वो डी में है। अच्छा, चलो जी, टिक कर दिया। मैं ऐसी कोई भी ऑप्शन चूज कर लेता हूं जिससे मुझे आइडिया हो। ठीक है ना? मैं मान के चलता हूं कि यहां पर 12th क्लास का बच्चा है। चलो, ज्यादा बच्चे पास आउट हैं जो 12th क्लास के लिए, वो भी है, अदर में भी है। चलो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर अवेलेबल है। बच्चों के नाम भी थे लेकिन मैं उस चीज को बताऊंगा नहीं अभी। ठीक है? तो दोस्तों, अभी तक अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी, दैट इज इट। लेकिन जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को खोजा गया, जो बंदा सब्जेक्ट को डिस्कवर करता है ना, उसको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 1776 में, 1776 में स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, जिसने पूरे वर्ल्ड में पहली बार इकोनॉमिक्स की बात की। ऐसा बुक में लिखा है। सच्चाई में मेरे दिल से पूछोगे ना, तो सबसे पहले पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स की बात करने वाले थे चाणक्य। कौटिल्य इनके बचपन का नाम था। ये इकोनॉमिक्स की बात करते थे। लेकिन भैया इंटरनेशनल वैलिडिटी उनके कॉन्सेप्ट को दी नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतनी मशीन होती नहीं थी, किताब किसी और बंदे ने छाप दी, उसका नाम है एडम स्मिथ। 1776 में उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात की। वो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते थे कि पैसों की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हर एक बंदा अलग तरीके से डिफाइन करके चला गया। ठीक है? जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। ठीक है? पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा हर चीज बताऊंगा। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। उस बुक के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। ऐसे बोला उन्होंने, मतलब 2-3 बातें बहुत अलग-अलग तरीके से लिखी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वो बोलते हैं। और इवन जब एडम स्मिथ ने वो बुक लिखी, तब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को हम बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी।
यानी इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स में भी बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। तो शुरुआत आपकी बुक में दोस्तों यहीं से की हुई है, आप देखोगे। अब आते हैं किताब पे लिखा है द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड। ग्रीक एक देश है ग्रीस, यूरोप में, वहां की भाषा को बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज। वहां पर एक शब्द यूज किया जाता है ओइकोनोमिया। दोस्तों ओइकोनोमिया का इंग्लिश मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड या फिर मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। कहते हैं घर फैमिली को मैनेज करना, घर फैमिली में जो रिसोर्सेज के डिसीजंस लिए जाते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ऐसा उन्होंने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में बुक लिखी, इतना बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एडम स्मिथ ने किताब लिखी, इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की थ्योरी का जिक्र किया हुआ था। और 19वीं शताब्दी यानी 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी जानते थे। ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट का। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी? क्वेश्चन नंबर 2, वो बुक कौन से ईयर में लिखी? क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 4, ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। 4 क्वेश्चन इस कंटेंट से बन गए। ये बहुत लप्पू क्वेश्चन कहलाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन कहलाते हैं, समझे? कोई दिक्कत नहीं है। विजय, शिवम, रॉयल एबीसी, प्रीति, अग्रिम, मुस्कान, साक्षी, खुशबू पटेल, आशुतोष, हाँ बताऊंगा, अक्षत सिंह, सब कुछ बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक क्लास करके डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। जो ये पहला चैप्टर है ये चल रहा है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दोस्तों आपके सिलेबस के हिसाब से अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो वैसे 100 से ज्यादा इकोनॉमिस्ट ने दी है। आपके काम की जो चीजें उसको देख लो, क्योंकि नंबर यहीं से आने हैं। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की वेल्थ वाली डेफिनेशन दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन दी है, लायनल रॉबिन्स ने स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी है जो मैंने कराई थी आपको, और पॉल एस सैमुअल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन दी है। आपको किसी की डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, मान लो स्कैरसिटी डेफिनेशन कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में 4 नाम है, तो आपको रॉबिन्स ओके करना है, आपका नंबर पक्का। मान लो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने दी। ठीक है, अब बहुत सारी तुम देखोगे ना गूगल करके, तो वहां वेल्थ डेफिनेशन से रिलेटेड ना एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिखा हुआ है, उस इकोनॉमिस्ट का नाम है JB से, मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं फालतू में। एडम स्मिथ है भाई, वेल्थ डेफिनेशन में एडम स्मिथ। अभी बंदे दिखते कैसे हैं, देखो जी, एडम स्मिथ मस्त रात बढ़िया हेयर कट, बिल्कुल गोरा आदमी, ठीक है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और ये बोलते थे इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। पैसा, वेल्थ का मतलब होता है पैसा, प्रॉपर्टी, पैसों के बारे में स्टडी करना इकोनॉमिक्स है। जब तुम इको को आगे बढ़ते रहोगे ना, तो वहां पर आएगी बजट लाइन, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पैसों की बात होगी, ठीक है। अगला अल्फ्रेड मार्शल, भैया अल्फ्रेड मार्शल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1890 में इन्होंने वेलफेयर की डेफिनेशन दी, लॉ ऑफ डिमांड इन्होंने बनाया है, समझ रहे हो, अल्फ्रेड मार्शल ने, तो आप जानते हो। तो ये बोलते थे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मैन नहीं है, मैनकाइंड एक्चुअली, ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल, जिंदगी की नॉर्मल बिजनेस में, बिजनेस का मतलब यहां पर कार्यवाही है, मतलब जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें इंसान की मैनकाइंड की स्टडी करना, खुशियों की। मैनकाइंड मतलब वो कंपनी नहीं है जिसकी ऐड आती है सनी लियोनी वाली टीवी में, वो मैनकाइंड नहीं बोल रहा, मैनकाइंड एक वर्ड है उसका मतलब, राइट, ठीक है। खुशियां इज वेलफेयर, राइट, लोगों की खुशियों की स्टडी करो, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इट फोकस ऑन हाउ अ पर्सन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही इन्वेस्टेड। ये फोकस करता है एक बंदा पैसा कैसे कमाता है और कैसे उस पैसे को बिजनेस में लगाता है, कैसे इन्वेस्ट करता है, दिस इज ओके, हां, ठीक है, ओके गुड है। तो 10 वन साइड इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, घुमा फिरा के ये भी पैसों की तरफ आ जाते हैं। तो मार्शल भी पैसों की तरफ आ गया, लेकिन जब आएगी मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी है, तो वेलफेयर की डेफिनेशन दी है। ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको, शक्ल देखो बेचारे की। चलो जगह पे आ जाओ। स्कैरसिटी डेफिनेशन 1932 में इन भाई साहब ने दिया, जिनका नाम है लायनल रॉबिन्स। ये बोलते हैं इट इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। इट इज मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। और दोस्तों ये वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, इससे भी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन आजकल ये चल रही है, ग्रोथ डेफिनेशन मार्शल की और रॉबिन्स की, यानी मार्शल की वेलफेयर, रॉबिन्स की स्कैरसिटी, इन दोनों की डेफिनेशन को कंबाइन करके ग्रोथ डेफिनेशन आई है। तो लिखा है दिस डेफिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयर एंड स्कैरसिटी डेफिनेशन। ये थोड़ा इंटेलिजेंट मॉडर्न बंदा लगता है देख के बताओ, है ना, लगता है ना, हाँ। तो ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द एलोकेशन एंड यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, स्कैर्स मतलब जो रिसोर्सेज लिमिट में अवेलेबल हैं, यानी जिनकी जरूरत लोगों को है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन वो उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जितनी क्वांटिटी में लोगों को जरूरत है उसकी, है ना। उन रिसोर्सेज की बात करते हैं, उनको यूज कैसे करना है, वो लोगों में एलोकेट कैसे करने हैं, मतलब डिवाइड कैसे करने हैं लोगों में, ठीक है। सो इस तरीके से दोबारा सुनना मेरे लाइन को प्लीज, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आई हो बात सुनना। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब है स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करना और एलोकेट करना इस तरीके से कि ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो लाइन भी लिखिए, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द एलोकेशन एंड यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज सो दैट का मतलब ताकि वो ताकि मतलब सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी इंक्रीज्ड एंड सोशल वेलफेयर कैन बी प्रमोटेड। इस तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना कि ग्रोथ भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी प्रमोट हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो जाए। दैट इज द मेन, ओके। चलो जी, हाँ प्रियांशु जी बोले कि सस्टेनेबल रह सके ग्रोथ, हाँ इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल का मतलब होता है मेंटेन रह सके। अच्छा अनुभूति सिंह, ड्रामा भी होगा, तो पहली क्लास है भाई, थोड़ा दिखा दो बंदों के। चलो जी ठीक है जी। अब ये इतने पुराने बंदे हैं, अभी यार मैंने ना इतनी लेट क्लास स्टार्ट की, पहली बात तो मेरे को हो गया डेंगू, ठीक है, तबीयत चली खराब, अभी भी लिटरली तबीयत खराब, मेरे को लगेंगे रिकवर होने में टाइम लगेगा, अभी एक हफ्ता लगेगा, ये चैप्टर जब तक खत्म हो जाएगा तब तक रिकवर होऊंगा मैं, है नहीं तो पुराने सारे बच्चे जानते हैं लव सर की एनर्जी, कोई नहीं टिकता, समझ रहे हो। अरे भाई लास्ट अटेम्प्ट का जो मैराथन लिया था ना मैंने, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बच्चों ने देखा था, सबसे ज्यादा हाई फाई रिजल्ट वहां से बना है, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई अपने आप नहीं कर रहा हो, तो साथ साथ में तुम देखोगे। देखो जी दोस्तों, ये तो हो गया इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन, जिससे तुम्हारा कोई खास वास्ता नहीं होना चाहिए, रट्टा पट्टा मत मारना, आपको बस पता लग जाएगा। हाँ भैया, वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी, ओके रिपोर्ट है। वेलफेयर की डेफिनेशन मार्शल ने दी, ओके रिपोर्ट है। स्कैरसिटी की डेफिनेशन लायनल रॉबिन्स ने दी, ओके रिपोर्ट है। फिर जो पॉल एस सैमुअल्सन थे, उन्होंने स्कैरसिटी और वेलफेयर की डेफिनेशन को मर्ज करके ग्रोथ डेफिनेशन दी। ये 4 बातें याद है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है और फालतू कोई बसूरी करने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दे पे आ जाओ, यहां से तुम्हारा कोर्स स्टार्ट होता है। अब 1951 के अंदर एक बहुत बढ़िया बिजनेस फिलोसोफर जॉयल डीन ने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी से नहीं बता रहा, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, मार्केट, और बिजनेस साइकिल भी है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, शेयर मार्केट में उछाल, शेयर मार्केट में गिरावट, नेशनल इनकम, लोग कैसे पैसा खर्च करते हैं, कैसे कमाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स है। इन सभी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया किस चीज में, बिजनेस में, अलग अलग बिजनेस में अप्लाई किया, और बोला कि जब हम इको को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो इस अप्लाई करने को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहां से कौन आया, यहां से आया बिजनेस इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स।
मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स यूज होती है। देखो जी क्या हुआ, मुद्दे की बात सुनना जरा, काम की बात। आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स है। काफी सारे बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम करते हैं, बीकॉम ऑनर्स करते हैं, रेगुलर से करते हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कॉमन होता है। वहां पर इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, बात ही है। जैसे बोलूं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, आप बोलोगे एडम स्मिथ, लेकिन फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन है, जॉयल डीन। इस बात को ध्यान रखना, ये बंदा काम का है, इस बंदे से डेफिनेशन शुरुआत हुई है, इसके बारे में बोल दो फिर बल्ले 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 भाई बंदा, ठीक है। किसी हाँ सामने बोल रही है, सौम्या बोल रही है कि हमारे कॉलेज के अंदर सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, अरे काफी सारे थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। रॉफ ओके रिपोर्ट भाई, ठीक है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, अंदर की बात बताता हूं। देखो जी, इकोनॉमिक्स के अंदर ना बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जब मैं इकोनॉमिक्स कर रहा था तो इकोनॉमिक्स करते करते माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ते हैं, फिर एक इकोनॉमेट्रिक्स होता है। एक होता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, एक होता है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, एक होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एक होता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एक होता है पब्लिक फाइनेंस। अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, समझ रहे हो। उसमें से एक होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, समझ रहे हो। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ही एक छोटा सा पार्ट है, पार्ट को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट है उसका एक हिस्सा है, पोर्शन है, पोर्शन बोल लो, ठीक है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से एक छोटी सी चीज है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बस इतना जान लो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक छोटी सी चीज है, इको का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, समझे। ये तो जी बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल दी है, देख लो, लग रहा है ना। हाँ खुंद परी क्या नाम है, ठीक है। हाँ वो तो थोड़ी सी डिटेल दी है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स के पीछे पढ़ रहा हूं। चलो पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स देख लो, हर रंग का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर क्या लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस का इस्तेमाल किस चीज में, टू मेक बिजनेस डिसीजन, बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक एनालिसिस का जब यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्केर्स रिसोर्सेज। इस डिसीजन मेकिंग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेड रिसोर्स पड़े होते हैं, उसका बेस्ट यूज करना भी इन्वॉल्व होता है। और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, ये भी इन्वॉल्व होता है। पता नहीं फालतू लाइन लिख के हमारी डेफिनेशन क्यों एक्सटेंड कर देते हैं, काफी सारी बातों पर रखा है, ठीक है ना। चलो जी आगे बोलते हैं, आवर अप्रोच इन दिस टेक्स्ट इज टू फोकस ऑन द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो जी, आपको इस किताब के अंदर हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताया हुआ है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जिसके अंदर हम कंज्यूमर्स का और फर्म्स का बिहेवियर पढ़ते हैं एक कंपेटिटिव मार्केट में। कंपेटिटिव मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो शब्द इस्तेमाल किए ना, ये आने वाले चैप्टर्स में पढ़ूंगा, आने वाले चैप्टर्स में वो वर्ड पढ़ूंगा जो आज यूज कर दिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ओके चलो जी आगे चलते हैं जी। मैंने बोला जी दो पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के, होते हैं बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो पार्ट होते हैं ना, टू पार्ट्स, बिल्कुल होते हैं जी। यहां लिख दिया आपके लिए प्यार से, इधर लिखा है जी माइक्रो और बीच में लिखा ऐसे वर्सेस, और फिर लिख दिया जी मैक्रो। आपको मैं इन दोनों का मतलब बताऊंगा अभी, देखो कितनी आसानी से आप मतलब पता लगा लोगे। एम से एम काट दो, रंग बदल लेते हैं थोड़ा और चटपटा करते हैं। एम से एम काट दो, सी से सी काट दो, आर से आर काट दो, ओ से ओ काट दो, ठीक है। इधर बच गया आई, आई का मतलब इंडिविजुअल। इधर बच गया ए का मतलब एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जब तुम गूगल करोगे ना तो एग्रीगेट का मतलब लिखा है कंबाइंड। इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट का मतलब होता है टोटलिटी, टोटलिटी, समझे। देखो जी, एक देश में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करोगे तो बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर एक देश की इकोनॉमी को टोटलिटी की तरह पढ़ोगे, ओवरऑल पढ़ोगे, तो बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी पूरे जंगल को पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक एक पेड़ को पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ लो। पूरे जंगल को पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक एक जानवर को पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटलिटी का मतलब होल भी हो गया ना, ये वाला होल भाई, WHOL वाला, समझ लो। अब आपको इनके नए नाम बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। बाबू हमारा आंसर है कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में दोनों आइटम पढ़ते हैं। देख लो, यकीन ना आए तो जो तुम्हारा सिलेबस है उसी के हिसाब से ये लो जी। आप माइक्रो इको भी पढ़ोगे जो 45 नंबर की आएगी, आप मैक्रो भी पढ़ोगे जो 55 नंबर की आएगी। पहला चैप्टर तो जस्ट इंट्रोडक्शन की तरह चल रहा है, इसलिए बोरिंग लग रहा होगा, माफ करना, इसलिए बोरिंग लग रहा होगा। जब आऊंगा ना दूसरे चैप्टर में, तब रापचिक रापचिक नहीं, तुम बोलोगे डुपचिक डुपचिक हो रही है, सर क्या राय का फैला रखा है क्लास के अंदर, मौज मार रहे हो हैं, वो वाली कहानी हो जाएगी, टेंशन मत लेना तुम, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है, मोड़ दो। चलो जी, यहां तक पहुंचे थे हम, ओके रिपोर्ट है। अब दोस्तों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है आप समझना मेरी बात को। देखो जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन होंगे, तो क्वेश्चन में लिखा होगा बताओ कौन सा एग्जांपल माइक्रो का नहीं है। तो आपको माइक्रो का एग्जांपल ध्यान रखने हैं, मैक्रो का एग्जांपल ध्यान रखने हैं। अब मैं बताता हूं आपको माइक्रो एग्जांपल, कंज्यूमर के बारे में पढ़ना, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ना, मार्केट के बारे में पढ़ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम प्रोडक्शन पढ़ते हो एक फर्म का, कॉस्ट पढ़ते हो एक फर्म की, है ना। मैक्रो में क्या पढ़ते हो, मैक्रो में तुम पूरे देश की सरकार की पॉलिसी पढ़ते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट फाइनेंस पढ़ते हो आप देश की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हो, नेशनल इनकम तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, अपने पूरी कंट्री में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ एग्जांपल है। एक वर्ड है प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी एक कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब डिसाइड कैसे होता है। कमोडिटी मान लो, क्या फैक्टर मान लो, फैक्टर प्राइसिंग भी बोल सकते हैं, किसी भी फैक्टर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। नेशनल इनकम कैसे डिसाइड होती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आप देखो जरा, यहां पर क्वेश्चन भी आता हूं, क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पेन को थोड़ा पतला करेंगे, इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन इकोनॉमिक सिस्टम। एक इकोनॉमिक सिस्टम में, यानी एक देश के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, अलग अलग अकेली अकेली ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरे शब्दों में माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजन। इंडिविजुअल यूनिट्स अपने डिसीजन कैसे लेती हैं, इंडिविजुअल यूनिट कौन,
भाई कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, यानी कंज्यूमर भी हो सकता है और एक फर्म भी हो सकती है। तो कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, इस तरीके से कि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करते हैं। अच्छा तरीका मतलब एफिशिएंटली, बिना किसी वेस्टेज के। ठीक है, अब अच्छा पूछा सर हाईलाइट कौन से करने हैं। देखो जी मैं आपको बताता हूं, जब आप लॉ का सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉड्यूल में कौन से पेज पे टीचर पढ़ा रहा है। लाइन बाय लाइन हाईलाइट करते हुए चलो। यहां पर ना इस कंटेंट को 2 से 3 बार रीड करना है आपने, और जब आपको टाइम लगे तब रीड करना है। हाईलाइट वगैरह जो मैं कर रहा हूं उसको हाईलाइटेड रहने दो, समझे? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन द वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये नहीं बताता कि ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ये अकेले अकेले बंदे की बात बताता है। और ये अगर तुम्हारे दिमाग में ना घुस रही हो तो पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में आएगा ये 6 एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल तो 600 हो सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा, लेकिन देखो जी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर का बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर क्या होता है वैसे आपको मैं चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगा। हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उनका प्राइस डिसाइड करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब चैप्टर आएगा तब बात करेंगे, लेकिन वर्ड आपको नहीं पता लग गया। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, भाई अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं इकोनॉमी के अंदर, रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन, है ना, उनकी कंडीशन क्या है, फर्म्स का बिहेवियर कैसा है, किसी इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में डिसाइड करना हो तो इट इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड, सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आते हैं जरा मैक्रो पे। मैक्रो के एग्जांपल, अ फ्यू एरियाज दैट कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स आर। मैक्रो के एग्जांपल, नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, या अकाउंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट को बोलते हैं। डॉलर कितने रुपए का आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। ये पेपर में आ रखा है, ठीक है, पेपर में आ रखा है भाई ये। ठीक है, द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो में पढ़ते हैं। पॉवर्टी मैक्रो में पढ़ते हैं। अब क्या है ना, यहाँ लाइन लिखी हुई है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी या एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, सर मैक्रो में पढ़ते हैं। तो बताओ इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी कहां पढ़ते हैं? बच्चे डाउट में पूछते हैं, इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी नाम का कोई कांसेप्ट नहीं होता भाई। निखिल क्या आप इसलिए लगाइए, बताता हूं, तबीयत खराब है, सर्दी भी लग रही है, डेंगू हो गया था, ठीक नहीं हो पाया हूं अभी, इसलिए एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, तो थोड़ा सा उभरने दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर आपने माइक्रो मैक्रो के बारे में बताया, मैक्रो का कंटेंट लिखा हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब कोई भी चीज ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आएगी। और द इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी को संपूर्ण तरीके से पढ़ना इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स रादर देन इंडिविजुअल पार्ट्स। आप टुकड़ों में मत पढ़ो, टोटलिटी में पढ़ो। टोटलिटी में यूनिट्स को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अकॉर्डिंगली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। हम बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स का मतलब यहां पर हो गया टोटलिटी में जो यूनिट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, सच एज जैसे कि ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे कि देश में टोटल आउटपुट कितना है, टोटल कंजम्पशन कितना है देश में, टोटल सेविंग कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, और आल्सो हाउ दीस एग्रीगेट्स शिफ्ट ओवर टाइम। और ये भी पढ़ते हैं कि जैसे ये कांसेप्ट्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, ये कैसे कैसे बदलते हैं टाइम के अनुसार। हम डिमांड पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हम सप्लाई पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तुम बोलोगे अच्छा 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 सर ये बात है क्या? हाँ बाबू यही बात है, लेकिन चैप्टर 1 है, मैं यहाँ आपको समझा नहीं रहा, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ नाम गिना रहा हूँ, इनकी समझ आगे है अलग अलग चैप्टर में। वैसे तो मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करता, लेकिन मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर देता ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर चैप्टर 1 क्यों स्टार्ट किया, इसलिए चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, रिपोर्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक है, अब एक बार मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं ताकि मुझे भी मजा आ जाए। चलो जी ये ले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फैक्टर प्राइसिंग, नेशनल इनकम, या दोनों, पहला और दूसरा दोनों, या कोई भी नहीं। 4 में से आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा कौन से वाला है। ओके जी, मैं यहां पर आपके लिए टाइम अलॉट कर देता हूं, टाइम अलॉट कर देता हूं, 30 सेकंड्स का टाइम ठीक रहेगा। चलो जी फिर बताऊंगा किस किस बच्चे ने सबसे जल्दी आंसर दिया है। अविनाश सेठ, आकाश, शैलेश, दिशा, केशव कुमार। चलो जी बहुत ही बढ़िया, टाइम इज अप नाउ। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हिस्सा है वो फैक्टर प्राइसिंग है। 11वीं 12वीं में ऐसे शब्द हम कम सुनते हैं, है ना, इसलिए सीए फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं खटाक। चलो जी 90% बच्चों ने देखो सबसे मतलब सही पढ़ रहे हैं भैया, सही आंसर दिया। नलिन, मनु, सूर्या, आदित्य, उज्जवल आर द टॉपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जी एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फिर। तो आपको मैंने बताया था इकोनॉमिक्स का जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो वर्ड कौन सा है? क्या वो इकोनोमिया है, या विकोनोमिया है, या ओइकोनोमिया है, या नन ऑफ द अबव है? इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो कौन से शब्द से लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के, आपको बताना है। 30 सेकंड्स फिर यहां पर दूंगा आपको मैं, आप अभी अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, देख रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर। चलो जी उस्ताद, भैया वो शब्द है ओइकोनोमिया, थर्ड वाला इज द राइट आंसर। तो मैं सी को यहां टिक कर देता हूं, भाई मोज बार कर दिए भाई, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं कि तूफान, बिल्कुल। चलो जी अदनान, सूर्या, प्रियांशु, उज्जवल और विकास आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी एक बात और आपसे पूछ लेता हूं, भाई जो एडम स्मिथ साहब ने किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, वो कौन से वर्ष में लिखी थी, कौन सा ईयर था वो? क्या वो 1776 था, 1786 था, 1789 था, या 1790 था? 4 में से कोई ना कोई ईयर तो होगा, बताना जरा कौन से ईयर में लिखी थी जी, बताओ जरा, बताओ जरा। तुम तख्त अंदर इंजन विंजन इंजन विंजन इंजन विंजन बेचा है, जल्दी जल्दी। 90% बच्चे क्या किसी सब्जेक्ट में तुम इतना सही करेक्ट आंसर दे रहे हो? अदनान, उज्जवल, मनु, अभय और भूमिका आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। एक क्वेश्चन और आपके लिए पेश किया जाता है भैया, ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री या मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड या सर्विस या नन ऑफ दिस? जो ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है जो वहां से उठाया गया है उसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। 30 सेकंड्स आपके पास फिर दोबारा अवेलेबल है। जब सीए फाउंडेशन पिछला देखो हमने क्या कराया और क्या पेपर में आया है सब बताऊंगा आपको, आपको भी खुशी होगी जान के कि हाँ देखो दोस्तों हाउसहोल्ड लिखा था वहां पर, तो मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड इज द राइट आंसर। देख लो जी ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया, अभय, अतुल, मोहित, कनव और यश गुप्ता आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। आपको मोटी मोटी बात बताता हूं, देखो पुराना डेटा बोलता है लगभग 1,20,000 से लेकर 1,50,000 के आसपास तक बच्चा सीए फाउंडेशन का पेपर देगा। ठीक है,
और आईसीआई की हिस्ट्री बोलती है लगभग 20% से लेकर 30% के बीच में आईसीआई फाउंडेशन का बच्चा पास होता है, ये बोलती है। यानी अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर तो 1.5 लाख मान लेते हैं, 1.5 लाख वैसे होगा नहीं, 1.5 लाख से कम बच्चा पेपर देगा, तो इसमें से 30-35 हजार बच्चा पास हो रहा है, ठीक है, 35,000 40,000 के आसपास का बच्चा मान लेते हैं कि ये पास हो रहा है। जो बच्चा हमसे पढ़ा है ना, हमने पासा पलट दिया। अगर फॉर एग्जांपल हमसे 100 बच्चा पढ़ा है तो मोर देन 65 बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक किया है। दिस इज द लेवल ऑफ अचीवमेंट, समझे? ठीक है, आज चेतन वही मैं आइडिया लगा के आपको इतना एक्सट्रीम लेवल बता दिया, मतलब कितना डिफरेंस है ना दुनिया से। तो जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो टीचर्स हैं, गाइडेंस मानते हैं ना, किसी से कुछ भी किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में जो चीज तुम्हारे पास होती है ना, देखो खुद के पास जो चीज होती है ना, हमेशा हमें उसमें वीकनेस नजर आती है। खुद की थाली में हमेशा घी कम लगता है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है ना। किसी कंपेयर मत करो, अपना निकलो आगे। जब 11वीं 12वीं में नंबर आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सीए फाउंडेशन से आपकी सीए की जर्नी स्टार्ट होती है। सीए बनना अपने आप में डिफरेंट अचीवमेंट है, समझ लो। हाँ वेरी गुड संस्कृति, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, चलो जी, एक क्वेश्चन आपके सामने, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? क्या इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं? करूंगा पहले भी अप्लाइड मत करना, मैनेजरियल इज द राइट आंसर। अदनान, सूर्या, विकास, प्रियांशु, चलो एक क्वेश्चन और फिर अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने दिया था? जॉयल डीन, अल्फ्रेड मार्शल, प्रेरिता। मैंने वैसे तो आज की क्लास में आपको इतना ही कराना था, लेकिन आपको एक चीज और कराऊंगा, फिर उसके आगे बढ़ूंगा। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जितनी भी लाइंस लिखी होती है थ्योरी की, उन सभी लाइंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, एक होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर क्लियर करो, सच क्या है, मतलब एक्चुअली है क्या कॉन्सेप्ट, ये आपको परेशान करेगा, इसलिए पहले क्लियर करता हूं। देखो जी, इको में जो जो लाइनें लिखी हुई हैं, अगर वो लाइनें सच है, सच मतलब फैक्ट है, तो उन सभी लाइंस को बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब फैक्ट, वो लाइंस जो कंफर्म्ड है। जैसे कि मैं पुरानी लाइन हमेशा से बोलता आ रहा हूं, यहां लिखूंगा व्हाइट कलर से, एग्जांपल के तौर पे लिखा है इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड। इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ओवर हो गई है। सच है या नहीं है? सच है भाई, सच है, बिल्कुल। तो ऐसी लाइनें होती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखो जी, जिस भी लाइन में इज आए या वॉज आए या विल आए, व्हाट से रिलेटेड हो, सच्चाई में व्हाट इज, व्हाट वॉज या व्हाट विल से रिलेटेड बात हो रही हो, वो सारी लाइनें फैक्ट होती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा होंगी, समझे? ये कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रही हैं, डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक्स में कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो आपकी ओपिनियन, आपके आइडिया, आपके एक्सपेक्टेशंस को दिखाएं। किस को दिखाएं? मैं बोलता हूं आपके एक्सपेक्टेशंस, आपका आइडिया या ओपिनियन, कुछ भी मान लो, राय बताएं। ये सब लाइनें होती हैं नॉर्मेटिव। जैसे कि कोई बंदा राय दे रहा है, वो बोल रहा है अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाओ, रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। तो दिस लाइन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोस्तों, जब जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात होगी तो आपको लाइन में शुड भी लिखा मिलेगा, शुड भी लिखा होगा या लिखा होगा ऑट टू बी। ध्यान रखना, ये होती है प्रेस्क्रिप्टिव लाइनें। प्रेस्क्रिप्टिव, ये क्या होता है? प्रेस्क्रिप्टिव, जैसे डॉक्टर आपको दवाई प्रेस्क्राइब करता है ना, मतलब बोलता है ले लो, अब तुम्हारे ऊपर है तुम उस दवाई को खरीदते हो नहीं खरीदते। ऐसे ही ये चीजें हैं जो सलाह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अमीर लोगों पर टैक्स लगना चाहिए, सरकार को ज्यादा पैसा लोगों को देना चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए वाली लाइनें होती हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, ये क्या है जो तुम पढ़ रहे हो, अभी आपको क्लियर करूंगा, आप अब मेरी बात सुन जरा। देखो जी, क्या बोल रहे हो? ऋषभ सर पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। रिच ऋषभ रोरा सर पे बहुत ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब देखो, आपसे क्वेश्चन बनता है कि जनरली जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप बताओ, आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को ज्यादा पढ़ोगे या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ज्यादा पढ़ोगे? देखो जी, पढ़नी तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अभी करंट में क्या चल रहा है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, फैक्ट, सच्चाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्या चल रहा है उससे इतना लेन देन नहीं होता इको में। क्या होना चाहिए, हमारा इंडिया कहां पहुंचना चाहिए, हमारे इंडिया में क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। तो पॉलिसी बनाते हैं हम, इकोनॉमिक्स है ना, फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे हो मतलब अंदाजे बता रहे हो, क्या तुम्हारा आइडिया है, कैसी पॉलिसीज बनाओगे, ये पढ़ते हैं। तो जब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे पॉजिटिव, आप बोलोगे दोनों। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में जनरली क्या पढ़ते हो, मतलब नॉर्मली क्या पढ़ते हो, तो हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव। क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, बता दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा आंसर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो जी, आपको मैं कराने जा रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर, बिजनेस इको का नेचर बताऊंगा दोस्तों, कैसा नेचर है, मतलब बिजनेस इको के क्वालिटीज। एक तरीके से मैं पूछूं कि भाई आपका नेचर कैसा है, तो मैं आपके बारे में बोलूंगा आप सुंदर हो, आप खूबसूरत हो, आप स्मार्ट हो, आपके बहुत सुनहरे बाल हैं, आपका रंग बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। ये आपका नेचर मैं बता रहा हूं, पर्सनालिटी बता रहा हूं आपकी तरीके से। तो मैं बिजनेस इको की पर्सनालिटी बताऊं तो देखो क्या क्या चीजें आपको पता लगी है। बिजनेस इको में आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इसके अंदर आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ये नेचर हो गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उसको मैं इसी पॉइंट के अंदर डाल देता, लेकिन बुक में तो अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, तो बुक के हिसाब से अलग पॉइंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, जब तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स आगे पढ़ोगे ना, तो इस इकोनॉमिक्स में आपको मैथ्स का यूज भी करना पड़ेगा। आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालोगे, बजट लाइन है, नेशनल इनकम है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैथ्स का यूज करना पड़ेगा। तो इको के अंदर मैथ्स भी है, इको के अंदर स्टैटिस्टिक्स भी होगी, इको के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट भी पढ़नी पड़ेगी आगे। तो इको के अंदर अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं डिसिप्लिन। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है, समझ लो, इंटरडिसिप्लिनरी, ध्यान रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है दोस्तों, प्रैक्टिकल को बोलते हैं प्रैग्मेटिक। मतलब जैसे तुमने अगर 11वीं 12वीं में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, बहुत थ्योरेटिकल है यार, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल अनरियलिस्टिक असम्पशंस भी होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो सकती है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इको के कांसेप्ट बिजनेस में यूज करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल है,
समझो, ये अपने आप में प्रैक्टिकल है और भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। ये आज की क्लास में हम नेचर पढ़ रहे हैं, फिर खत्म करेंगे हम आज की क्लास को, ठीक है। तो अब आपको नेचर पढ़ा देता हूं ये करके मैं। सबसे पहले लो जी ये आपके पॉइंट्स आप देखोगे, और रंग कौन सा रखूं, रंग 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 में रंगने वाले परी हो तुम या परियों की रानी, कहां पूछ गया मैं कोई नहीं, आ जाओ रंग ये रख देते हैं हल्का सा। तो लिखा है फॉलोइंग पॉइंट्स विल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं बेसिकली। पहला पॉइंट बनता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है बाबू? साइंस का मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक के थ्रू बात करो, दिस इज कॉल्ड साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी लॉजिक के थ्रू बात होती है। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका परिणाम क्या होगा, मतलब रीजन, कारण का मतलब होता है रीजन यानी कॉज, और उसका रिजल्ट क्या होगा, रीजन और रिजल्ट। कारण के हिसाब से परिणाम देखा जाता है, मतलब लॉजिकल चीजें पढ़ी जाती हैं। जैसे साइंस में एक बहुत बड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज की बुक लिखी गई है, फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, बायो की बुक है, ऐसे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक लिखी गई है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी एक बहुत बड़ी थ्योरी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होते हैं। जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। तो ये भी एक रिलेशन है प्राइस और डिमांड का, है ना, इस हिसाब से। ओके चलो जी, अब देखो लिखा है साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट द टूल्स ऑफ बिजनेस साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो साइंस के टूल्स होते हैं उनको इंटीग्रेट कर देता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। टूल्स ऑफ साइंस सच एज जैसे कि मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमेट्रिक्स, या पढ़ोगे नहीं, नाम है सिर्फ इन सब्जेक्ट के, जो इकोनॉमिक थ्योरी के साथ हम जोड़ देते हैं ताकि हम कोई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी अचीव कर बना सके, ताकि हमारे बिजनेस के गोल अचीव हो जाए, है ना। कह रहा है कि जैसे साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं एक बढ़िया थ्योरी ऑफ नॉलेज जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हम एक बढ़िया थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे जिसमें हम बिजनेस एंटरप्राइज के गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है, अचीव कर सके। तो इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड्स एंड एम्पिरिकली टेस्टेड वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज करेंगे। कब होंगे वो मेथड यूज? अभी कर रहे हैं, अभी नहीं हो रहा इसके अंदर कुछ भी, आगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे पता लगेगा आपको, ठीक है। और एम्पिरिकली टेस्टेड वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट भी देखेंगे। एम्पिरिकली मतलब हिस्टोरिकली जो हमने टेस्ट किए हुए रिजल्ट कितने वैलिड है वो, ये भी देखे जाते हैं इसके अंदर। वो जब आएंगे तब देखेंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। ओके हाँ, सेकंड पॉइंट बनता है नेचर में इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो पे बेस्ड नहीं है, लाइन लिखी हुई है इट इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लार्जली माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में भी। एक अच्छे टीचर का मतलब क्या है कि फालतू का कंटेंट तुम्हारे रिमूव करे, बाबू सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको। और ये फालतू का जो कंटेंट है ये किसी भी काम का नहीं है आपके, ठीक है। टीचर आपके लिए कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करेगा, मुश्किल नहीं करेगा। चलो जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर लार्जली बेस्ड है, मैक्रो भी है इसमें। थर्ड लिखा है इट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो के भी एलिमेंट्स शामिल है। कैसे? अरे भाई तुम्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़नी है, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर माइक्रो के, अगले 5 चैप्टर मैक्रो के, पढ़ तो रहे हो, है ना। तो यहां पर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक लाइन बनेगी, लिखा है अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। इसका मतलब ये एक बिजनेस सिर्फ अपने आप में ही ऑपरेट नहीं करता। आप इंसान हो, आप अपने आप में ही ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आपको अपने भाई, चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा से भी लेन देन है, टीचर से भी लेन देन है। तो ऐसे एक बिजनेस अपने आप में ऑपरेट नहीं करता, उसको बाहर गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम में क्या इंटरेस्ट रेट है, बैंक उसको लोन देगा या नहीं देगा, कस्टमर उसका सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उस बात से भी लेन देन है। एक बिजनेस को अपने अपने से नहीं, एक्सटर्नल चीजों से भी वास्ता पड़ता रहता है। तो लिखा है इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आल्सो, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच इट ऑपरेट, जहां पर ये ऑपरेट करता है उससे भी लेन देन है। जैसे कि जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमी के अंदर नॉर्मल प्राइस क्या चल रहा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से है देश के अंदर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ठीक है, किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड। आप बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स भी दोगे। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, डॉलर कितने का है, डिपेंड करता है तुम्हारे बिजनेस पे तुम्हें किस चीज से लेन देन है, ठीक है। इंडस्ट्रीज, प्राइसेस, वेज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, और मोनोपोलीज पे रुकाव है या सरकार ने पाबंदी लगा रखी है या फिर बोल रखा है मोनोपोली बना लो, ऐसी पॉलिसीज पे। ऑल दीस आर कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स हैं, इससे तुम्हें फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तुम्हारा कोई भी काम धंधा हो तुम्हें इन चीजों से फर्क पड़ता है। शायद कुछ चीजों से ना भी पड़े लेकिन कुछ चीजों से पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है, कला है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। जो बिजनेस के ऑलरेडी सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं यहां पर, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है? डांस करना एक आर्ट है, बिल्कुल है। पेंटिंग करना एक आर्ट है, बिल्कुल है। गाना गाना एक आर्ट है, बिल्कुल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है। जैसे टीचिंग एक आर्ट है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स सीख के इकोनॉमिक्स के कांसेप्ट्स को बिजनेस में अप्लाई करते हो, रूल्स वगैरह जानते हो, प्रिंसिपल्स भी होते हैं इसके अंदर। मैंने बताया था जब मैंने इकोनॉमिक्स की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़े थे। इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ तुम्हारी बुक के अंदर, इसलिए बोरिंग लगता है स्टार्टिंग का पहला चैप्टर कि सिर्फ नाम दिए हुए हैं, बिजनेस को ये, बिजनेस को वो, बिजनेस को फलाना, बिजनेस को धमकाना है, डिटेल दी नहीं हुई है यहाँ पर, ठीक है। बस ये बोल दिया। अब बोल दिया बिजनेस को इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें मैथ्स भी पढ़ते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स भी पढ़ते हैं, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ते हैं वो नहीं दिया हुआ, वो आगे आगे धीरे धीरे आएगा, ठीक है। ओके बोले, चलो जी। पांचवां दिया हुआ है बिजनेस इको के नेचर में यूज थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। बिजनेस इको में हम मार्केट की थ्योरी यूज करते हैं और प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरी भी यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस होती है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हमारे को चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हम उसको यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, हम उसको यूज करेंगे। तो मार्केट की थ्योरी को हम यूज करते हैं जब बिजनेस को पढ़ते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। इट यूजेस द थ्योरी ऑफ फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज ऑफ इकोनॉमी। यानी देश के अंदर जब हम रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो हमें प्राइवेट एंटरप्राइज को भी पढ़ना पड़ता है। यानी यार सरकार मान लो रिसोर्स डिवाइड कर रही है ना, तो वो प्राइवेट एंटरप्राइज को भी देखेगी। भाई टाटा, अंबानी, अडानी, इनको भी रिसोर्स देने हैं, सरकारी थोड़ी सारे रिसोर्स ले लेगी, ठीक है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। छठे नंबर पे लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। दोस्तों ये जो प्रैग्मेटिक है ना, इस वर्ड को ध्यान रखना। प्रैग्मेटिक बहुत अपने आप में तिलिस्मी शब्द है, प्रैग्मेटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी सालों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है, समझ रहे हो। तो यहां क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया जी प्रैग्मेटिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, पूरी इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो एक इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ, पार्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। और प्योरली थ्योरेटिकल है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम अनरियलिस्टिक असम्पशंस वगैरह पढ़ते हैं। मतलब ऐसे पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, लगता है कि कब अप्लाई होगी बाबा, बाबा प्रैक्टिकल आया नहीं माइक्रो, नहीं है ना माइक्रो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स ये प्रैक्टिकल है। जैसे लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल है, अनरियलिस्टिक असम्पशन पे बेस्ड है, लेकिन इन कंट्रास्ट मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है इन इट्स अप्रोच एज इट टैकल्स द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को टैकल करता है, टैकल करता है मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, व्हिच द फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड, जो फर्म रियल वर्ल्ड में फेस करती है। समझे मुन्ना, समझे बाबा,
7वें नंबर का लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज पढ़नी पड़ती है हमें, जैसे कि यहां दिया हुआ है मैथमेटिक्स यूज होगा, ऑपरेशन रिसर्च भी होगा, मैनेजमेंट की थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जो तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो फाउंडेशन में, उसमें इतने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं पढ़ रहे तुम, मतलब तुम पूरी नहीं पढ़ रहे यार, थोड़ी ही पढ़ रहे हो। लेकिन फिर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर आपको करना है दोस्तों। कितने हो गए? 7 पॉइंट हो गए। 8वां और लास्ट पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर भी है। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मतलब बोलते हैं इकोनॉमिक थ्योरी जितनी भी है ना, ये दो लाइंस, दो पार्ट की लाइन है। मतलब इकोनॉमिक्स में जो भी थ्योरी पढ़ाई जाती है उसको दो लाइन में डिवाइड किया जाता है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नॉर्मेटिव। इसकी डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये अंदर का माल मसाला पढ़ने का मतलब ही नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, मतलब जो भी है सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। बस एक मेन लाइन जो यहां पर लिखी हुई है वो आपके काम की है। कहां गया? पूरा ही पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। अब पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो करंट सिचुएशन, फैक्ट से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर प्योर साइंस व्हाट इज वाली लाइनें पढ़ते हैं, ठीक है। बिटवीन वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स का मतलब चीजें, जैसे कि प्राइस और डिमांड। मैं बोलूं देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो देयर इज अ बोल दिया ना, तो ये पॉजिटिव लाइन है। मैं बोलूं देयर शुड बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, शुड भी बोलूंगा तो वो नॉर्मेटिव होगी, ठीक है, वो बताया हुआ है। एंड साइंटिफिक मैनर, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है इसके अंदर कोई ओपिनियन या फिर वैल्यू जजमेंट नहीं होती, आप कमेंट नहीं करते, जो सच है वो सच है, कमेंट करके फायदा क्या, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स इट स्टेट्स व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी। तो अदर वर्ड्स में ये बोल रहा है कि एक्चुअली पोजीशन क्या है, स्टेट का मतलब अभी क्या करंट पोजीशन है किसी भी मैटर की, अफेयर की, ये नहीं बताता कि होना क्या चाहिए, व्हाट ऑट टू बी यानी व्हाट शुड बी, ये वो नहीं बताता, ठीक है। ये एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, प्रेस्क्राइब नहीं करती। प्रेस्क्राइब मतलब डॉक्टर बोलते हैं जैसे ये दवाई ले लो ठीक हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये बताता कि ऐसा है, ओके रिपोर्ट है। फिर क्या लिखा है? डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इन द सेंस दैट इट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। हमने बता दिया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन होता है। आगे बढ़ते हैं इस लाइन को, यहां से कंटिन्यू करेंगे, वहां तो वो चीज मैंने बता रखी है। एज अगेंस्ट दिस, यानी इसके अपोजिट अगर आप देखो, अ नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। एक नॉर्मेटिव साइंस में वैल्यू जजमेंट होती है, मतलब आपकी जजमेंट, आपकी ओपिनियन, आपकी एक्सपेक्टेशन मैटर करती है। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी। ये सजेस्ट करता है कि क्या होना चाहिए, जैसे कि रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, इंडिया को एफडीआई में और ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो वेलफेयर कंसीडरेशन आर एम्बेडेड इन द नॉर्मेटिव साइंस। ये तुम बोलोगे सर इतनी बड़ी थ्योरी लिखी है, काम की क्या है? काम की बाबू जो मैंने पढ़ाया था वो है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में से क्या आएगा। और बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है? जनरली नॉर्मेटिव है, लेकिन अगर आपको जनरली क्वेश्चन में ना लिखा ऑप्शन तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों है। जब क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा आपको। क्वेश्चन तुम कर लो, क्वेश्चन आपके लिए पेश कर देता हूं बाबू। लो यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। पहला क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलाइज हेवीली ऑन द टेक्निक ऑफ। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेवीली मतलब लार्जली, लार्जली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? माइक्रो पे या मैक्रो पे, या नॉर्मेटिव पे, या इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन पे? ये तो फालतू ऑप्शन है, तो पढ़ाया नहीं। जो पढ़ाया उससे रिलेटेड आंसर होना चाहिए ऑब्वियसली। तीन में से एक आंसर है, मैं यहां पर आपको 45 सेकंड देता हूं। चलो जी काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। मैं हट गया स्क्रीन के सामने से ताकि आपके लिए आसान हो जाए। टाइम अप हो गया आपका, ठीक है, टाइम इज अप। दोस्तों लार्जली इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज यू गाइस विल सी। हां देखा है, यहां दिमाग घुमाना बच्चों का। माइक्रो पे लार्जली डिपेंडेंट है भाई। और नलिन, हिमांशु, शान, आयुष और कशिश आर द टॉपर्स। देख लो, यकीन नहीं आता तो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ये लाइन भी कराई थी। ये रहा, देखो ये दूसरा नेचर लिखा हुआ है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो नेचर है ना, मॉड्यूल के पेज नंबर 1.9 पे आप देखोगे, 1.9 मॉड्यूल के पेज नंबर 1.9 पे देखोगे तो आपको वहां मिलेगा ये वाला कंटेंट। यहां से पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे कुछ भी कर लेना, ठीक है। यही मेन चीज है आज की क्लास के अंदर जो आपको कराई गई है। चलो ये क्वेश्चन देख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी डैश। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन चारों में से क्या स्टडी हम नहीं करते। अब ये तुम्हें कैसे ध्यान रहेंगे? जो एग्जांपल्स थे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो आप अपने हाथ से लिखोगे अपनी कॉपी में क्लास खत्म होने के बाद, तब तुम्हें ध्यान रहेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो में पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो में पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल ये मैक्रो में पढ़ते हैं। दिस शुड बी आंसर, ये मैंने आंसर दिया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट। आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताओ किस चीज की स्टडी है। यहां पर क्वेश्चन आपको रीड करना है और मैं आपको 45 सेकंड टाइम देता हूं। चलो जी हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। आदित्य, उज्जवल, मन्नू, लोकेश जैन आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। तो एक क्वेश्चन और आपसे फिर पूछ लिया जाए जबरदस्त तरीके से। चलो जी बताओ, यहां फंसोगे, यहां फंसोगे आप। लिखा है एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी। देखो जी, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का एग्जांपल 4 लाइनें दी हुई हैं, आपसे पूछा कौन सा है। जिस लाइन में व्हाट इज, व्हाट विल बी या व्हाट वाज लगाओ वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहां पर क्वेश्चन डिफरेंट है, लिखा है एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज। ये पॉजिटिव है। या डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटेड, हर बंदे को कितनी इनकम गारंटी होनी चाहिए, या फेयर प्राइस क्या होना चाहिए फूड का, या डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट फॉर द इकोनॉमी। 4 है, उसमें से आपको बताना पॉजिटिव कौन सा है। दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं, जिस भी लाइन में डिटरमाइनिंग लगा हो, ये तीनों डिटरमाइनिंग लगा हो मतलब कुछ डिसाइड होने वाला है, ये तीनों के तीनों नॉर्मेटिव है। और जब यहां कोई भी फैक्ट लिखा हो, कोई रिलेशन लिखा हो, ये फैक्ट है, ये पॉजिटिव है। ध्यान रखना इस चीज को। ये सारे कॉन्सेप्ट कराने के बाद क्रैकिंग क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें क्रैकिंग ये है, ठीक है। तो जब डिटरमाइनिंग लगाओ तो समझ जाना नॉर्मेटिव है, एक्सेप्शन क्वेश्चन है ताकि आप कर पाओ, ठीक है। एक्सेप्शन क्वेश्चन भी तो करने उस्ताद। चलो जी अगला क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश इन इट्स अप्रोच। अपनी अप्रोच में बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एज इट टैकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हिच द फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड। एक फर्म जो रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करती है, उस प्रॉब्लम से निपटारा करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या पता लगता है यहां से? उस पॉइंट का नाम बताओ। साइंटिफिक है, प्रैग्मेटिक है, थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल है? बताओ जरा। चलो दे दिया तुम्हें, 30 सेकंड दे रहा हूं यहां से। अब ये प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक शुड बी द राइट आंसर।
ओके, आदित्य, अदनान, अनिकेत, उज्जवल, विकास गुप्ता, टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो ये क्वेश्चन और, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट है जो अप्लाई होता है टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्या ये है? या बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, या फिर इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, क्या है? या फिर दूसरा और तीसरा सही है? आपको बताया तो मैं, देखो जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, चलो आप दिमाग लगाओ पहले, तुम्हें दिमाग लगाना है, इसमें ज्यादा बच्चे गलत भी दे सकते हैं आंसर, मैं फिर बताऊंगा सही क्या है, मैं फिर बताऊंगा सही क्या है। बस 5 मिनट के अंदर क्लास खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें मुझे बतानी है जो बहुत जरूरी है। तो ये रॉन्ग हो गया, हाँ प्रैग्मेटिक है, सब्जेक्ट की नॉलेज है इसके अंदर, तो दोनों सही है, दूसरा और तीसरा। मैं चौथे वाले को टिक कर देंगे क्योंकि इसके अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे थे। ठीक है, ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया, आदित्य, अनिकेत, यश, यश दोनों यश, फिर अंतरिक्ष सिंह। ओहो भाई, अंतरिक्ष सिंह भाई क्या नाम है, जबरदस्त, जबराट, जिंदाबाद। देखो जी, देखो दोस्तों, ये लास्ट वाला है, डैश डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज में बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना, ये किसने बताया था, किसने डिफाइन किया था? हिंट दे रहा हूं, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जॉयडेन, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या शुम्पीटर। शुम्पीटर कितना सही नाम है, नहीं? 30 सेकंड में जवाब दे दो। ये देखो, बताते कुछ और है, क्वेश्चन किसी और। यश जांगिर जी, हाउ टू मैनेज टाइम, ये सब चीजें बताऊंगा, पहले बच्चों से धीरे धीरे करके 2-3 क्लासेस के अंदर पूछता हूं क्या कहते हैं बच्चे। बाबा रे बाबा रे बाबा रे, ये क्या होना चाहिए आपको आंसर? इट इज जॉयडेन, राइट, वन इज द राइट आंसर। इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, और या एडम स्मिथ ने सिर्फ इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, आप ध्यान रखना। अदनान, आदित्य, उज्जवल, दीपक, लोकेश जैन आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। देखो दोस्तों, अभी तक की क्लास में जो लीडर बोर्ड में टॉपर्स रहे हैं, नंबर 1 पे उज्जवल, फिर नलिन, फिर अंकित, फिर कशिश, फिर आदित्य, फिर प्रद्युमन, साक्षी, चंदन, मुकुंद और जानवी। दीस आर द लीडर बोर्ड टॉपर्स ऑफ टुडेस क्लास। मैं आपको बताता हूं, ठीक है? आप मेरी बात को सुनना जरा, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं मैं। अभी तो एक आध क्वेश्चन और अभी आपका रह गया है। देखो दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि लव सर ने लव की तरह बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, तो बिल्कुल आप अपने बिल्कुल प्यार को बिखेर सकते हो। आप जैसी क्लास खत्म होगी, आपके पास ऑप्शन आएगा, बिल्कुल 5 में से 6 स्टार वहां देकर आप अपने टीचर से प्यार का बॉन्ड साबित कर सकते हो कि हाँ भैया इस लेवल पे पढ़ाई करा रहे हैं सर, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम हो जाएगा। ओवरऑल जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन टारगेट किए ना, मैं आपसे उससे रिलेटेड बात कर रहा हूं। उससे रिलेटेड बात करने से पहले ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जब आपके पास पीपीटी डाउनलोड करोगे तो इस स्कैनर को आप स्कैन कर लोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, जहां पे आपको और दूसरी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब देखो जी, मैंने आपको कुल मिला के नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। दिस इज लाइक अ समरी। आज की क्लास में मेन काम यही हुआ है। मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो पढ़ाया, सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि वो नेचर में यूज हो रहा था। मैंने आपको नॉर्मेटिव और पॉजिटिव पढ़ाया, सिर्फ इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो नेचर में यूज हो रहा था। तो बुक के अंदर क्या क्या लिखे हुए हैं भैया, कुल मिला के 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले पे लिखा हुआ है भाई कलर से करेंगे, साइंस। साइंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, बिल्कुल है। चलो साइंस के साथ साथ ये आर्ट्स भी है, बिल्कुल है जी, आर्ट्स भी है। फिर इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ ये प्रैग्मेटिक अप्रोच में है, फिर लिखा है ये इंटरडिसिप्लिनरी है, फिर लिखा है ये नॉर्मेटिव है। लिखा है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एक पॉइंट रह गया। 8 पॉइंट करें ना आई राम, मैंने आपको 8 कराए कितने कराए हैं चलो देख लेंगे। हाँ, एक पॉइंट इसके अंदर है, इट यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज ना, उसको मैं थ्योरी बोल देता हूं। देखो जी 8 लेटर हो गए, SAMMPINT। ठीक है जी, आप इसको क्या कर सकते हो, एक बंदा लो, सांप, ये लिखा है मैंने सांप, क्या लिखा है, सांप। सांप को मिंट खिला दो मर जाता है वो, सांप मिंट, MINT, सांप मिंट। ये 8 पॉइंट है, ये नेचर है बाबू, आपको ध्यान रहेगा नेचर के पॉइंट। ठीक है, सांप मिंट आप अपने तरीके से टेक्निक बना सकते हो। सांप मिंट दोबारा रिवाइज करते हैं। S का मतलब साइंस हो गया, A का मतलब आर्ट हो गया, M का मतलब माइक्रो हो गया, P का मतलब प्रैग्मेटिक हो गया, इस वाले M का मतलब मैक्रो हो गया, I का मतलब हो गया इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, N का मतलब नॉर्मेटिव हो गया, और T का मतलब थ्योरी, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, अपने हिसाब से जितना रिडिकुलस हो सकता है, जितना घटिया हो सकता है, उतना घटिया पॉइंट बना लो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ध्यान देना चाहिए ये चीज। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें बनाओगे, जैसे कि हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे एक सैंपल के तौर पे कि आपको किस तरीके से बनाने हैं। वो मेरा तरीका था, आप अपने तरीके में ये सांप मिंट कर देना, सांप कर रहा है मिंट या सांप मिंट कर खा के बढ़ जाएगा, कुछ भी व्हाटएवर है, अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से चीजों के साथ खेलो, अपने खेल के रूल खुद एस्टैब्लिश करो। क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, एमसीक्यू बेस्ड जाएगा। अब तुम्हें पहले बता दो दोस्तों, जो शिद्दत से मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ चुके बच्चे, उनसे रिलेटेड बाबू मेन बात ये, कुछ बच्चे कहेंगे सर जब आप टॉपिक पढ़ाते हो ना तो उसमें क्लियरली मेंशन किया करो कि मॉड्यूल में कौन से पेज पे वो टॉपिक गिवन है। अरे बताइए, जब मैंने यहाँ पढ़ाई दिया तो फिर मॉड्यूल से पढ़ के क्या फायदा है? मैं कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुम्हें लॉ की तरह, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप 1 से 2 बार रीड करके आप डायरेक्टली एग्जाम में सीधा परफॉर्म करके आ सकते हो। समझ, अपनी अप्रोच ही दूसरी है, रट्टाफिकेशन से मत जाना। ठीक है, उसको बार बार रीड, और जो मैंने टॉप करने का यहाँ पर एक रूट बताया ना, उस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को चालू रखेंगे। ठीक है, ओके, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको आपको मॉड्यूल से बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, वहां से पढ़ो। बिल्कुल आपकी लॉ में डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए, अकाउंट्स और मैथ्स में डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। जो आपके टीचर हैं वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, जैसा आपके टीचर ने बताया आप अपने टीचर की मान के चलो, टीचर की मत मान को समझे। हाँ ठीक है जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक माइक्रो एक मैक्रो, 2 M क्रैक हो गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, 4 पॉइंट क्रैक हो गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। दोस्तों सीए फाउंडेशन का संपूर्ण बैच जून 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आज की क्लास आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी पेपर नंबर 4 की क्लास है, जिसमें हम चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं आपके सामने। आप देखोगे अपने मॉड्यूल से उठा के, तो दिस इज चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, और आज की क्लास यानी आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। भाई बहुत प्यार से, बहुत शांति में तरीके से, बहुत शिद्दत से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो सारे बच्चे
बस वेट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे आ गए हैं यहाँ पर और अपनी क्लास को फिर आप कंटिन्यू करते हैं। हाँ, पूरी मौज भाग के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्या कराया था, आप देख पाओगे। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको मीनिंग और नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कराया था, फिर थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बता दिया था, और नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बता दिया था। हमने वहां पर एक शॉर्ट ट्रिक यूज की थी जिससे हमें नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो मेन क्वेश्चन है वो क्रैक करने में सहायता मिलती है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, सांप मिनट, ये बताया था ना, सांप मिनट 8 पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक माइक्रो एक मैक्रो, 2 एम क्रैक हो गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, 4 पॉइंट क्रैक हो गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल इन अप्रोच है, 5 पॉइंट क्रैक हो गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ही बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, वो चीज। और बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली नॉर्मेटिव इन नेचर है, और यहां पर थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज को इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरीके से तुम 8 पॉइंट अपने माइंड में सेट कर सकते हो। और ये शॉर्ट देखो, अभी तो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, आपका जो फाइनल पेपर होगा ना, उस पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर होगा, यानी जो भी चीज आपको बताई थी यहां से जरूर क्वेश्चन होगा। आज की क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा वो बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसके अंदर 2 यूनिट्स हैं। हमने पहले यूनिट 1 स्टार्ट की है, उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको डिफरेंस भी करा दूंगा कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ये चीज भी मेन आपके काम की आ जाएगी। और फिर आपको यूनिट 2 से सेंट्रल प्रॉब्लम कराऊंगा। 11 12 में सेंट्रल प्रॉब्लम कुछ और होती थी, यहां पर कुछ और है, तो आपको थोड़ा सा चेंज देखना पड़ेगा। अब भाई एक स्टेप आगे बढ़ के तैयारी कर रहे हो, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ तो आगे बढ़ोगे, कुछ तो एडवांस लेवल पे आओगे। हल्के में मतलब अपने आप को, तुम्हारा लेवल ही एडवांस हो गया है, समझे। तो दोस्तों सबसे पहले स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जब तुम स्कोप पढ़ोगे ना, तो स्कोप का मतलब जानो। पहली बात तो यहां पर स्कोप का मतलब होता क्या है। स्कोप का मतलब है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कहां तक फैली हुई है, उसका दायरा कितना है, वो पढ़ना है। और जब तुम स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो अपने माइंड में एक बात सेट कर लेना कि यार बिजनेस इकोनॉमिक्स किस काम आएगी बिजनेस के, ये पढ़ना है। तो अपन बोलते हैं आईसीआई के मॉडल के हिसाब से कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी भी बिजनेस के इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इंटरनल मैटर्स मतलब क्या क्या इंटरनल मैटर होते हैं वो बताऊंगा अभी। और बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी बिजनेस के जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं ना, उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो आपको फंडे पढ़ाए जाते हैं, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट बिजनेस के इंटरनल मैटर को भी सॉल्व करेंगे और बिजनेस के एक्सटर्नल इश्यूज यानी मैटर को भी सॉल्व करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के इंटरनल मैटर को सॉल्व करने के लिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स इस्तेमाल की जाती है वो माइक्रो वाली होती है। माइक्रो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी इकोनॉमिक्स की ब्रांच यूज होती है, माइक्रो। और एक्सटर्नल यानी एनवायरमेंटल इश्यूज भी बोल देते हैं, इसको क्रैक करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ते हैं, लेकिन मेनली क्या पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये दिमाग में रखना, पढ़ते तो उसमें मैक्रो भी है लेकिन मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना इस चीज को। तो दोस्तों मॉड्यूल में अगर आप देखोगे झांक कर, तो पेज नंबर 1.1 पे आपको मिलेगा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आप देख पाओगे तो ये लिखा हुआ है द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड। बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोई हल्का स्कोप नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है इसका। और देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज टू व्हिच इकोनॉमिक्स थ्योरीज कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड। कहता है कि बिजनेस के अंदर जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, जो बिजनेस के मैटर होते हैं, उसकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज है जहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की थ्योरी को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एक इंटरनल इश्यूज है, एक एक्सटर्नल इश्यूज है। तुम अपने आप को देखो, बिजनेस को तो हटाओ, परे करो। एक इंसान के ना कुछ अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, वो सोचता है कि मैं टाइम मैनेज कैसे करूं, कॉलेज के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी को मैनेज कैसे करूं। बहुत सारी चीजों के जवाब मैं आज भी दूंगा आपको आज की क्लास के अंदर। ठीक है, ये बंदे के इंटरनल इश्यूज हैं। बंदे के कुछ एक्सटर्नल इश्यूज भी होते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज उसकी जिंदगी को प्रभावित कर देते हैं। तुम्हें अभी एहसास नहीं होगा, जब तुम घर चलाओगे तब एहसास होगा। मान लो टमाटर और प्याज महंगे हो गए हैं, तो घर वालों को फर्क पड़ता है, लेकिन ये एक्सटर्नल इशू था। मान लो सरकार ने नोटबंदी कर दी है ना, तो करेंसी अवेलेबल नहीं हो रही आसानी से, ये एक्सटर्नल इशू था। तो ऐसे ही बिजनेस का होता है। एक बिजनेस के इंटरनल इश्यूज होते हैं ना, लाइक बिजनेस जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन को करने में कितना खर्चा आएगा, यानी कितनी कॉस्ट लगेगी। तो प्रोडक्शन और कॉस्ट जैसे जो इश्यूज होते हैं वो इंटरनल होते हैं। लेकिन इस बिजनेस से रिलेटेड सरकार ने कोई पॉलिसी बदल दी तो वो बाहर का मैटर हो गया, वो एक्सटर्नल इश्यूज है। तो यही बात आपको समझानी है कि जो बिजनेस के इंटरनल इश्यूज होते हैं दोस्तों, इसको हम ऑपरेशनल इश्यूज भी बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं इसको एनवायरमेंटल इश्यूज भी बोलते हैं। इंटरनल इश्यूज को क्रैक करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल इश्यूज को क्रैक करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट बनती है यहां पर, समझ लो। चलो जी, वेरी गुड, जयप्रकाश बहुत बढ़िया भाई, रचना, दीप्ति, नैना, खुशबू बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है ना, फिर मैं आपको बीच बीच में जब कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो एमसीक्यूज भी कराऊंगा, क्योंकि यही एक बहुत बेहतरीन लेवल का तरीका है कि कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू भी कर दो तो बढ़िया रहता है। ठीक है ना, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पहुंचते हैं दोस्तों। फिर सबसे पहले हम इंटरनल इश्यूज स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से इंटरनल इश्यूज हैं। अब देखो मॉड्यूल के अंदर ना ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं, लेकिन आपका काम आसान करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आपका काम मुश्किल करने के लिए नहीं पढ़ा रहा। मैं बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है और किस चीज को इग्नोर करना है। तो पॉइंट नंबर 1 की स्टडी करेंगे पहले, फिर पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएंगे। देखो जी, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू द ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, यानी जो इश्यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए हम डायरेक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं। यार माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसके लिए तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बस यही तो कमी है चैप्टर नंबर 1 में, मतलब बातें सारी बता दी हैं आने वाले चैप्टर्स की। अब इन डेप्थ तुम कैसे पढ़ोगे? यहां पर प्रोडक्शन और कॉस्ट के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, इतना जानना है चैप्टर नंबर 1 में। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के ऊपर पूरा डिटेल चैप्टर बना हुआ है चैप्टर नंबर 3, तो वहां से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा ना। तो इसलिए चैप्टर 1 के अंदर थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी हम करते हैं और डिटेल पूरे चैप्टर में आ जाती है। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न क्या है। बाइंग पैटर्न मतलब बाइंग बिहेवियर कैसा है, किस चीज को कंज्यूमर लगातार बार-बार खरीद रहा है। तुम्हारे सामान को कंज्यूमर खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, इसको एक्सटर्नल मैटर मत मान के चलना, क्योंकि तुम जो सामान बना रहे हो उसकी वजह से कंज्यूमर को खरीद रहा है, तुम्हारे सामान की क्वालिटी की वजह से कंज्यूमर को खरीद रहा है, तो इट इज इंटरनल इशू। तो इंटरनल इशू के एग्जांपल तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आपके काम की चीज है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो बताऊंगा।
क्या लिखा है यहां पर देखो, क्या ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोस इशू दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉल विद इन द परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, परव्यू का मतलब दायरा हो गया यहां पर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंदर जो इश्यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑपरेशनल इश्यूज। ऑपरेशनल मतलब कामकाज के इश्यूज जो कंपनी की फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, कंपनी के फंक्शन से अफेक्ट होते हैं। दीस इश्यूज आर इंटरनल इन नेचर। ऑपरेशनल इश्यूज इंटरनल होते हैं नेचर में, इसलिए इंटरनल और ऑपरेशनल एक ही बात मानते हैं। ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस एंड इट्स साइज। मतलब अब आपको एग्जांपल दे रहा है कि ऑपरेशनल इश्यूज के कौन-कौन से एग्जांपल है, जैसे कि तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है, ये आपके अंदर की चॉइस है। ठीक है, तुम्हारे बिजनेस का साइज क्या होगा, किस लार्ज स्केल का होगा, मीडियम स्केल का होगा, लो स्केल का होगा, किस लेवल का बिजनेस करना चाहते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। राइट, इंटरनल है। प्रोडक्ट का डिजाइन लेना है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कौन-कौन से फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन यूज करोगे, आप लैंड के साथ कितनी लेबर यूज करोगे या लेबर के साथ कितनी लैंड यूज करोगे, कितना पैसा लगाओगे, ये जो फैक्टर कॉम्बिनेशन है यू विल हैव टू डिसाइड। ये बाहर की बात नहीं, ये अंदर की बात है। क्या तुम प्राइस रखोगे अपने प्रोडक्ट का, सेल्स को प्रमोट करने के कौन-कौन से पैतरे अपनाओगे, डिस्काउंट दोगे, किसी के साथ कूपन निकलवाओगे, किसी को गिफ्ट दोगे, सेल्स को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, फाइनेंस कहां से अरेंज करोगे, तुम कहां से उधार मांगोगे, कहां शेयर बेचोगे। ठीक है, और कैसे तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करोगे, जो बिजनेस के पास पैसा है उसको कहां लगाना है, वो पैसा तुम कैसे मैनेज करोगे, सारे अंदर के मामले हैं। सुना ना, वो अंदर का मामला है, तो अंदर का मामला है, ये उसके एग्जांपल्स हैं। और यहां पर लिखा है द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज डील विद द मोस्ट ऑफ दीस इश्यूज। इन इश्यूज के साथ कुछ थ्योरी लिखी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डील करती है। थ्योरी नंबर 1 यानी ए मैंने इसको बोल दिया, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। देखो जी, फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रेडिक्शन, एक भविष्यवाणी की पकड़, फोरकास्टिंग को बोलते हैं। लाइक बिजनेस के जो ये अंदर के इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने के लिए, मतलब इन डिसीजंस को आसान बनाने के लिए हम बहुत सारी थ्योरीज को अप्लाई करते हैं। उसमें से एक थ्योरी ऑफ डिमांड है। जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2 में, तो इसका मतलब ये कि हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर की डिमांड किन किन वजह से बदल जाती है। ऐसे कौन-कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज कर देता है, कभी डिक्रीज कर देता है। अगर आपको इस बात की नॉलेज है तो बिजनेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यही यहां पर बताया हुआ है, यहां बोला हुआ है डिमांड एनालिसिस परटेन्स टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। डिमांड के एनालिसिस से तुम कंज्यूमर का बिहेवियर पता कर सकते हो। इट स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी डिमांड का जब एनालिसिस आप पढ़ते हो तो आप स्टडी करते हो कि कंज्यूमर किस चीज को प्रेफर करता है और किस चीज को इग्नोर करता है, और कौन-कौन से डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट का मतलब कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर की डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं। अब कौन-कौन से डिटरमिनेंट होते हैं नाम लिखे हुए हैं, मैंने इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, आपके लिए काम आएगी। लेकिन जब वो चैप्टर नंबर 2 आएगा तब मैं इन डिटरमिनेंट्स के नाम आपको याद कराऊंगा। इसमें आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी है, इनकम ऑफ द बायर भी है, प्राइस भी है, पॉपुलेशन भी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी है, एक्सपेक्टेशन भी है, क्रेडिट फैसिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, डेमोग्राफिक कंडीशंस भी है। ये नाम याद रखने की अभी बिल्कुल कोशिश मत करना, ये चैप्टर में आएंगे। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है इतना इसको पढ़ लेना, बाकी आपके काम की चीज नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में कवर होगी। और अगर यहां से क्वेश्चन हटा भी ना तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन काउंट होगा, क्योंकि यही चीज चैप्टर नंबर 2 में इन डिटेल दी हुई है। ठीक है प्रियांशु, ठीक है जी, फिर मोहित साहू बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते जी। ये कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के एग्जांपल है, जैसे डिमांड माइक्रो में पढ़ते हो। ठीक है, आगे जाके एक टॉपिक आएगा डिमांड वाले चैप्टर में, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब आपके पास कुछ टेक्निक अवेलेबल होती है, कुछ मैथ्स के फॉर्मुलाज लगा के भी करते हो, कुछ स्टैटिस्टिक्स का यूज भी करते हो, कुछ इकोनॉमिक्स की थ्योरी का यूज भी करते हो, जिससे आप एक आइडिया लगा पाते हो कंज्यूमर इस महीने में मेरा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है। तो वो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो टेक्निक्स बनी हुई है, वो आप पढ़ोगे आगे। तो बस आपको यहां से नाम ध्यान रखना है, इस एक्सप्लेनेशन का कोई काम नहीं है, आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि डिमांड फोरकास्टिंग की एक थ्योरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो चैप्टर नंबर 2 में आएगी। वो किसी बिजनेस के इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो तो कैसे हेल्प करती है, जब थ्योरी को जान लोगे तभी तो मानोगे मेरी बात को। लेकिन चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 में एक ब्रीफिंग दी हुई है, ओवरऑल आने वाले चैप्टर की डिटेल नहीं दी हुई। ओके, ये पॉइंट बी पे आ जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के एनालिसिस पढ़ाए जाते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन का मतलब आपका आउटपुट, जो सामान आप अपनी फैक्ट्री में बना रहे हो उसकी क्वांटिटी को बोलते हैं प्रोडक्शन, और उस सामान को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो आप यहां पर स्टडी करते हो कि कितना रॉ मटेरियल आप लगाकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी रॉ मटेरियल को बोल दिया इनपुट, कितना इनपुट लगाओगे तो उससे कितना आउटपुट बन जाएगा। ऐसे कुछ रिलेशन पढ़ोगे आप प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले चैप्टर में। तो लिखा है प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कितना इनपुट लगाओगे कितना आउटपुट आप बनाओगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और लिखा है कॉस्ट की थ्योरी यानी कॉस्ट का एनालिसिस इनेबल द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट व्हेन वेरिएबल सच एज आउटपुट, टाइम पीरियड, साइज ऑफ द प्लांट चेंज। कहता है कि जब तुम कॉस्ट को स्टडी करना सीख जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि प्रोडक्शन यानी आउटपुट या टाइम या फिर प्लांट का साइज चेंज करने से तुम्हारे खर्चे कैसे बदलते हैं। मतलब तुम प्लांट का साइज बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली खर्चे बढ़ जाएंगे, है ना। कम टाइम में प्रोडक्शन करना चाहते हो तो कितना खर्चा आएगा, ज्यादा टाइम में प्रोडक्शन करना चाहते हो तो कितना खर्चा आएगा, ये सब चीजें। ठीक है, तुम कॉस्ट के एनालिसिस में पढ़ते हो। अभी क्या है, तुम बोलोगे सर इसको डिटेल में पढ़ना है क्या, नहीं भाई नहीं, स्कोप के जो पॉइंट्स हैं वो आपको हेडिंग भी ध्यान रह जाए तो इट इज ओके। मतलब इतने कुछ खास क्वेश्चन यहां से बने नहीं अभी तक, नहीं बने तो फिर इसकी हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, बन भी सकता है, अभी तक जो नहीं हुआ वो बाद में हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। सी पॉइंट पे लिखा हुआ है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सीए फाइनल में तुम्हें बहुत डिटेल में भी पढ़ना होता है, अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह बहुत बड़ा टॉपिक है। यहां तो सिर्फ नाम लिख दिया। इन्वेंटरी का मतलब वही स्टॉक ऑफ गुड्स जो तुम्हारे गोडाउन में रखी है, जो तुम्हारी शॉप पे रखी है, उसको मैनेज करना है कि कितनी स्टॉक तुम्हारे पास है, मेंटेन करनी है तुम्हें, कितनी वर्क इन प्रोसेस है, कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक है, कितना फिनिश गुड का स्टॉक है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने बहुत सारा माल प्रोड्यूस करके रख लिया हो और मार्केट में लोग उसको खरीदना ही नहीं चाहते हो। अब देखो कई बंदे क्या करते हैं, दिवाली पे तुम्हें पता है कि पटाखों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो एक बंदे ने भाई दिवाली पे करोड़ों के पटाखे अपनी दुकान में रख लिए, फिर दिवाली नजदीक आई तो सरकार ने पटाखे बैन कर दिए, तो उसका सारा माल नहीं बिकेगा। तो उसने गलत डिसीजन लिया, उसको अपनी इन्वेंटरी मैनेज करके चलनी थी, सही हिसाब किताब से देखना था कि हाँ जब दिवाली का टाइम नजदीक आता है तभी ये डीजल लेने चाहिए, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, यानी आपके पास मार्केट रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी मार्केट में तुम ऑपरेट कर रहे हो और क्या प्राइस रखना है तुम्हें, प्राइसिंग की पॉलिसी क्या है, तुम्हें सस्ता प्राइस रखना है अपने प्रोडक्ट का या महंगा प्राइस रखना है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो बस इतनी हेडिंग को ध्यान रखो। ठीक है, आप सेंट्रल प्रॉब्लम में पढ़ोगे रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स कैसे एलोकेट करते हैं, मतलब रिसोर्स एक्चुअली मार्केट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। मार्केट में क्या तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम्हारे पास जो पैसा है तुम्हें देखना है कि कितने किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, इनपुट पे कितना खर्चा करना है, मशीन पे कितना खर्चा करना है, कितना रेंट तुम्हारे बजट में होना चाहिए। तो ऐसे कुछ खर्चों के डिसीजन आप लेते हो रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू। और दोस्तों इसके लिए भी तुम्हारे पास टेक्निक होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग नाम की टेक्निक होती है, ये मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आगे आप नहीं पढ़ोगे लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथ्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट हो रहे हैं। हाँ, ये हमने इससे पहले किया था ई और ये हो गया हमारा एफ, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, लाइक जो तुम्हारे पास पैसा है उसको बोलते हैं कैपिटल, तुम उसको यूज करने के लिए कहीं ना कहीं तो लगाओगे, किसी कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हो, किसी को लोन भी दे सकते हो,
आप खुद का प्लांट मशीनरी खरीद सकते हो, कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आप अपनी कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे अपनी कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हो, ऐसे डिसीजंस भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्रॉफिट एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे। प्रॉफिट तो अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट की स्टडी यहां पर कराई जाती है। ठीक है, लिखा है प्रॉफिट एनालिसिस इज आल्सो इमेंसली यूजफुल इन द फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग। लाइंस की ना यहां पर डेप्थ में जो डिटेल दी हुई है, इसका कोई खास मीनिंग बैठता नहीं है आपकी तैयारी से रिलेटेड। आपको सिर्फ हेडिंग पे ध्यान देना है। मैं तुम्हारा काम हल्का करूंगा, भारी नहीं करना चाहता। तो लास्ट है, ये था हमारा जी तक, ये एच पॉइंट बन गया, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में आता है, लेकिन तुम्हारी सीए फाउंडेशन में ये कहीं नहीं पढ़ना तुम्हें। मतलब जब इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स होता है या फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी होता है, तो वहां पर इनको डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, जो बिजनेस फर्म है ये रिस्क और अनसर्टेनिटी की कंडीशन में ऑपरेट करती है, तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कल कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो हमें अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। ये बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है और ये अप्लाई होती है। तो कुल मिलाकर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का जब स्कोप पढ़ना है तो ये बोलना है कि पॉइंट नंबर 1, बिजनेस के इंटरनल या फिर ऑपरेशनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। कौन कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम दिए हुए हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है, पहला रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, दूसरा प्रॉफिट एनालिसिस, तीसरा थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चौथा रिसोर्स एलोकेशन, पांचवा मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, छठा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सातवां प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस और आठवां डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ये इंटरनल के लिए थे। अब मुझे किस पे आना है दोस्तों? मुझे आना सीधा सीधा एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल इश्यूज के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है, बिल्कुल होती है। कैसे अप्लाई होती है ये नहीं बता रखा, ये नहीं बता रखा। इशू ऐसा आएगा तो ऐसे अप्लाई कर देंगे, ये बात नहीं है कोर्स में। ठीक है, अच्छा प्रयोजोत इमेंसली का मतलब बहुत वाइडली। ठीक है, ओके, चलो जी उस्ताद, अब मैं जरा एक बार ये बता दूं फिर तुम्हारे काम की चीज बताऊंगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। इसकी कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, बस ये बोला हुआ है कि एक बिजनेस की जो फंक्शनिंग है ना, वो आउटसाइड कुछ मैटर होते हैं, उस पर भी अफेक्ट करती है। लाइक सरकार ने 500,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे 8 नवंबर 2016 को, तो इससे बहुत सारे बिजनेस पे फर्क पड़ा था। लाइक बहुत सारे बिजनेस जिनका माल धड़ल्ले से बिकता था, लगातार धड़ वो जानबूझ के माल बेच ही नहीं रहे थे, क्योंकि जनता ने उनको 500,000 के नोट दे दिए जो बंद हो चुके थे, ये ले ले भाई, ये ले ले भाई, वो बेच ही नहीं पा रहे थे। तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में बदलाव आया है, उस वजह से बिजनेस पे अफेक्ट पड़ सकता है उस्ताद। तो देश के अंदर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, इससे तुम्हारे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ सकता है। अब बाकी चोरों की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, इनकी बात करो, तो यहां पर इकोनॉमिक सिस्टम कभी भी चेंज हो जाता है। मान लो पहले चल रही थी कोई इमरान खान की सरकार चल रही थी, एकदम से वहां पर मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया, कू कर दिया, कू बोलते हैं इंग्लिश में, COUP, कू, हाँ, कू कर दिया और सरकार बदल दी। तो जो इमरान खान की सरकार की पॉलिसी थी अब वो वैलिड नहीं रहेंगी। अब जो नई सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से काम धंधे चलेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम बदल गया, तो जिसको नई सरकार फेवर नहीं करती बिजनेस को, वो बिजनेस खतरे में आ जाएगा। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर तो कुछ रूल्स बने हुए हैं, उस रूल्स के हिसाब से हमारा संविधान है, उसके हिसाब से चलते हैं, समझे। सरकार जितनी बदलती है कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस साइकिल में कौन सी स्टेज चल रही है, अब देखो बिजनेस साइकिल का पूरा एक चैप्टर बनाया हुआ है। बिजनेस साइकिल के अंदर बहुत सारी स्टेज होती है, लाइक कब एक्सपेंशन चल रहा है, कब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, कब पीक है यानी बूम है, कब डिप्रेशन है, रिसेशन है। तो इन सिचुएशन में इकोनॉमी के अंदर रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, ये सब बातें मैं चैप्टर नंबर 5 में बताऊंगा। लेकिन इन वजहों से बिजनेस अफेक्ट होता है और हम बिजनेस साइकिल की स्टडी करके अपने बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ये स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। जो नेशनल इनकम के जनरल ट्रेंड चल रहे हैं, या देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, क्या प्राइस लेवल है, क्या लोगों की सेविंग है, क्या लोगों की इन्वेस्टमेंट है, इसको जानकर भी हम अपने बिजनेस के सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमें पता है कि देश के अंदर नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है, तो मतलब एवरीवन इज अर्निंग मोर, सब अब मोटा माल खर्च करेंगे तो माल बनाओ, प्रोडक्शन करो, बिकेगा माल। नहीं, ये एग्जांपल है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, लाइक सरकार ने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदल तो नहीं दी, सरकार ने कोई कंपटीशन की पॉलिसी तो नहीं बदल दी, सरकार कोई मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में बदलाव तो नहीं करा, सरकार ने कोई फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी में बदलाव तो नहीं कर दिया, सरकार ने कोई ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में बदलाव तो नहीं कर दिया, या सरकार ने फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंकिंग सेक्टर या कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट में कोई चेंजेस तो नहीं लेकर आई। अब सरकार मान लो शेयर मार्केट में चेंजेस लेकर आ गई, तो जो कंपनियां शेयर बेचकर पैसे इकट्ठा करना चाहती थी, उनके लिए मुश्किल की बात भी हो सकती है, पर आसानी की बात भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सरकार ने पॉलिसी किस लेवल की चेंज किया। तो वी नीड टू स्टडी ऑल दिस थ्योरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सो दैट हम अपने बिजनेस की फंक्शनिंग को बढ़िया तरीके से चला पाए। ठीक है जी, तो कुल मिलाके कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। कुछ सोशल और इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियन, कोऑपरेटिव्स। यूनियन का मतलब होता है ग्रुप्स। अनिल कपूर की पिक्चर में होता है ना, लाडला, कौन सी पिक्चर, वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं। ठीक है, कुछ यूनियंस हैं, इनको भी समझना जरूरी है। अगर इन्होंने हड़ताल कर दी तो फिर क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्शन नहीं होगा। हड़ताल करने का वैसे बताऊं, एक अंदर की बात बताऊं, हमारे देश में, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जब एम्प्लॉइज हड़ताल करते हैं ना, तो वो खाली बैठ जाते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते, सोचते हैं कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी फिर हमारी सैलरी बढ़ा देगी तो कंपनी हमें नौकरी मिलेगी वापस। जापान में पता क्या होता है, जापान में जब एम्प्लॉय हड़ताल करते हैं तो 24 घंटे काम पे लग जाते हैं, मतलब उल्टा करते हैं। वो हड़ताल करते हैं, धड़ाधड़ फैक्ट्री बंद नहीं करते, प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर देते हैं कि कंपनी को नुकसान होने लगता है, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो गया, है ना। थॉट अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी सेटिंग बनाते हैं। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट में चेंज भी आते हैं। मतलब सोशल एनवायरनमेंट मतलब समाज में कस्टम, ट्रेडिशन, फेस्टिवल क्या चल रहा है, इस हिसाब से बिजनेस अफेक्ट करते हैं। और पॉलिटिकल, अब मैं नाम भी लूंगा, कोई पार्टी कुछ पॉलिसीज को प्रेफर करती है, कोई पार्टी कुछ पॉलिसीज को प्रेफर करती है, तो उसके हिसाब से भी होता है। तो कह रहे हैं कि बिजनेस के जो डिसीजन है, बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसीडरिंग दीस प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आप अपने बिजनेस के डिसीजन को इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर किए बिना लोगे तो गलत होगा। यानी जब आप अपने बिजनेस के डिसीजन ले रहे हो तो कम से कम इन चीजों को समझो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, टैक्स में क्या सिस्टम चल रहा है, लोगों का बाइंग पैटर्न क्या है, लोग तुम्हारा सामान कब खरीदते हैं, कब नहीं खरीदते हैं, डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, कल्याणी में उसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, तो ये फैक्टर पढ़ने जरूरी है ताकि बिजनेस बहुत फाइन तरीके से चलता रहे। और ओके रिपोर्ट में इट वाज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपको ध्यान देना चाहिए। अब बीच में छोटी सी बात कर लूं, बच्चे ना थोड़े परेशान है। बच्चे कह रहे हैं हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम। सर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। जो बच्चा स्कूल के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है तो स्कूल और सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करें। जो बच्चा कॉलेज पढ़ रहा है वो मैनेज नहीं कर पा रहा कि कैसे तैयारी करें। बच्चा बड़ा कंफ्यूज है कि तैयारी कैसे करें। आपका ये क्वेश्चन है या नहीं है, मुझे वोट करके बताओ जरा, 30 सेकंड। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो थम्स अप करो, आपका ये क्वेश्चन नहीं है तो थम्स डाउन करो। बताओ जरा, फिर मैं भी एक परफेक्ट आंसर से तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। अच्छा, कुछ बच्चों का पोल नहीं आता। ओके रिपोर्ट, देखो जी अब मेरी बात समझो, मैं जान लेता हूं बच्चों को क्वेश्चन है या नहीं है। मैं बच्चों की नब्ज पकड़ता हूं। 90% बच्चे इस बात को लेकर परेशान है टाइम कैसे मैनेज करें। ठीक है देखो भाई, मैं आपको बताता हूं मुद्दे की बात। पहले तो अपने दिमाग से एक फितूर दूर करो। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि एक दिन में 8 घंटे सोना जरूरी है, 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग इज मैंडेटरी। गलत,
गलत सोच है ये। एक हार्ड वर्किंग लेबर जो मजदूर है, जो पत्थर उठाता है, उसके लिए 8 घंटे सोना जरूरी होगा, तुम्हारे 8 घंटे सोना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने अपनी नींद का टाइम क्या बना रखा है। काफी सारे बंदे मैंने ये देखा है कि 5-5 घंटे सोते हैं थ्रू आउट पूरी जिंदगी, 4 बजे उठ के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल मस्त जिंदगी है, 90-90 100 साल तक अपने जीवन बिताया है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारी थॉट पे डिपेंड करता है कि तुम क्या अपनी बॉडी के साथ करते हो। भाई 6 घंटे की नींद कर लो इसको, जो 8 घंटे सोते हैं ना, 6 घंटे की नींद कर लो इसको, 2 घंटे तुम्हारे यहां बच रहे हैं। सब सीए की तैयारी कर रहे हो, कोई हल्का मैटर नहीं है। अब मेरी बात सुनना, जो बच्चे दोस्त का फोन आ जाता है और फटाक से गली के बाहर निकल जाते हैं, गप्पे मारने लग जाते हैं, थोड़ी बहुत आवारागर्दी करते हैं, 10-15 मिनट तो चाहिए यार, ठीक है। चाहे बच्चा स्कूल जा रहा हो या कॉलेज जा रहा हो, सबके लिए बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे यारी दोस्ती में टाइम पास करते हैं डेली 15-20 मिनट, कुछ बंदे 1 घंटा भी करते हैं, कुछ तो 2-2 घंटे की बकलोलियां मारेंगे, भाई सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हूं, तेरे को क्या लग रहा है, हो जाएगा वैसे। ऐसी बात करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। स्कूटियां घुमा रहे हैं, स्कूटियां घुमाए जा रहे हैं, मेरे पेट्रोल खर्चे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, पता ही नहीं जाना कहां है, कुछ नहीं पता कहां जाना कहां नहीं जाना, ऐसी गलियों में स्कूटी घुमा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यही सोचते रहते हैं, यार होगा या नहीं होगा मुझसे, यार गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, गलत डिसीजन तो नहीं लिया। अरे तुम डेली के 15-15, 20-20 मिनट, आधा पौना घंटा इस चीज में वेस्ट कर रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। जब बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है ना, सर हाउ टू मैनेज टाइम, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है हाउ टू मैनेज टाइम का। ये फॉर्मूला है अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। अब हर कोई बंदा अपना टाइम वेस्ट अलग अलग तरीके से करता है। कोई नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस पे टाइम स्पेंड कर रहा है, हॉटस्टार पे कर रहा है, कोई टाइम स्पेंड ज्यादा व्हाट्सएप पे कर रहा है, किसी की कहीं कुछ चल रही है, कोई मैसेज देखता है हाय आ गया किसी का तो कुछ और एक्सपेक्ट करने लग जाता है, वो बाय गॉड बात करना चाहता है क्या, चाहती है क्या, ऐसी चीजों में लगा हुआ है दिमाग है। किसी को बिल्कुल ही मतलब प्रो लेवल पे पढ़ाई से हटके कुछ समाज के अंदर करके दिखाने को उस लेवल पे लगा हुआ है। देखो तुम सीए फाउंडेशन की तैयारी अभी कर रहे हो, सीए बहुत ज्यादा सीरियस प्रोफेशनल कोर्स है, इसके अंदर एंट्री कर रहे हो तो मतलब सीरियस हो जाओ कि भाई अब टाइम है, अब हमें करके दिखाना है। जब तक तुम्हारी सीए नहीं हो जाती ना, तो मैं बता ही देता हूं आपको यार, अभी क्या ना जनरली इंडिया के लेवल पे बात बता रहा हूं, अपनी सीए वाला लेवल तो कुछ और है, इंडिया के लेवल बात बताता हूं। देखो 25% के आसपास बंदे सीए फाउंडेशन का पेपर क्रैक करते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट में वो पासिंग परसेंटेज कम हो जाती है, फिर फाइनल में कम हो जाती है। ये पता है किनकी कम होती है, जो टाइम के साथ समझते नहीं है। वो कोर्स में एंट्री तो लेते हैं, कोर्स का मतलब नहीं समझ रहे, कोर्स का मतलब ही सीरियसनेस है, मौज मारनी है, स्कूटियां घुमानी है, स्कूटियां गाड़ी में घूमना है, शादियों में नाचना है, गंद बचाना है, अय्याशी काटनी है, सब कटेगी जब सीए बन जाओगे। उसके बाद पहले ये करोगे तो सीए नहीं बन पाओगे, और पहले सीए बन जाओगे तो ये करने के लिए टाइम ही टाइम है, समझे। तो बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी बात, बच्चा कहता है कि सर मेरा कॉलेज का पेपर है और उस दिन सीए फाउंडेशन का पेपर दिया तो मैं क्या करूं। देखो दोस्तों, सीए फाउंडेशन का और कॉलेज का पेपर सेम डेट पर पड़ जाता है ना, तो आईसीआई पेपर की डेट चेंज नहीं करता। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सीए ना, सीए का पेपर दो, कॉलेज का स्किप कर लो, अगले साल दे देना, वो बैक आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन काफी सारे बच्चे जो ज्यादा सीरियस होते हैं, मैंने देखा कॉलेज के अंदर भी सीए की वीडियो देख रहे होते हैं, हमने पढ़ाई कर रहे होते हैं। और जो 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी बहुत सारी चीजें तो सीए फाउंडेशन की तैयारी में ही 12th क्लास की हो रही है, लाइक उसकी अकाउंटेंसी है, मैं बोल रहा हूं 70% अकाउंटेंसी 11th 12th वाली है, जो तुम सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, बिल्कुल है। इकोनॉमिक्स 30-40% 11th 12th की, बाकी नया मैटर आ गया यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर से जो तुम्हें दिखेंगे 11th 12th से रिलेटेड है, सेकंड और थर्ड चैप्टर दिखेगा बस, ठीक है। फोर्थ में भी कुछ और दिखेगा, फिर बाद के तो सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है, छोटे मोटे दिखेंगे, नेशनल इनकम वगैरह इधर उधर के, समझे। लॉ तुम्हारे लिए पूरा पूरा नया है, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको मैथ्स मुश्किल लग सकती है, लेकिन मैथ्स इज वेरी सिंपल एंड इजी। कैलकुलेटर है यहाँ पर, कैलकुलेशन का तो मैटर ही खत्म हो जाता है। थैंक यू रॉफ भाई, तबियत हाँ धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, ठीक है ना। तो आपको प्रेफरेंस देखो किसको देनी है, ज्यादा प्रेफरेंस ये की पढ़ाई को दो, बाकी सबको तो सिर्फ पास करने मात्र तक सीमित रखो। हाँ यार ये 12th पास हो जाए बस 50-60% नंबर आ जाए, कॉलेज पास हो जाए बस 50-60% नंबर आ जाए, मेन चीज तुम्हारी सीए है। ये मैटर नहीं करता यार तुम कौन सी स्ट्रीम के बच्चे हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सीए के लिए जब ठान लिया शिवानी तो सीए के लिए ठान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो नैना पांडे ने बोला सर मेरा पोल है ना लेट आता है, अब पोल लेट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। आपको लगता है पोल लेट आता है, लेकिन जब आपके पास पोल आता है ना, तब से ही टाइमिंग शुरू होती है हमारे पास आपकी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं कुछ बोल रहा हूं वो चीज तुम्हारे पास 10 सेकंड लेट पहुंच रही है, तो 10 सेकंड का डिफरेंस तो है, लेकिन वो चीज यहां पर रिकॉर्डेड है, मतलब कैलकुलेटेड है। कोई बच्चा बोला सर मेरे पास पोल नहीं आ रहा, अब पोल तब आएगा तुम्हारे पास जब मैं पोल का क्वेश्चन यहां कराऊंगा, तो तुम्हें चैट सेक्शन से एग्जिट करना पड़ेगा। आप चैट सेक्शन में बने हुए हो तो पोल कैसे आएगा, ठीक है। और ध्वनि लास्ट क्लास में बता दिया था, अब मुझसे पूछिए ध्वनि सर हाउ टू कवर बैकलॉग, मैंने बोला ये क्वेश्चन तुम्हारा आगे आना ही नहीं चाहिए, अभी तो शुरुआत हुई है फाउंडेशन की तैयारी की, नहीं चलो कोई बात नहीं दोस्तों। अच्छा आगे आ जाते हैं। अब मैं दोस्तों आपको कराना चाहता हूं इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इकोनॉमिक्स में ना, लाइक तुम इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं रहे हो, इकोनॉमिक्स की एक अलग ही फील्ड पढ़ रहे हो जिसे बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जब बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाई करने को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो सब पढ़ते हो, पर तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी रहे हो, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक खास नेचर है कि इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा है, समझो। जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तुम 11th 12th में या ग्रेजुएशन में, तो वहां नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हो, पढ़ाई में यहां भी है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ज्यादा है। ऐसे कुछ डिफरेंस है, आईसीआई के मॉड्यूल से बिल्कुल आपके सामने है दोस्तों, देख लो, इधर लिखा हुआ इकोनॉमिक्स, इधर लिखा हुआ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, समझो। मीनिंग देख लो इकोनॉमिक्स का क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व द फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तुम बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो आपने रटवाई नहीं है, ये तो कुछ और लिखा है, मतलब मीनिंग बताने के पर्पस से यहां मीनिंग नहीं लिखा, एक समझाने के डिफरेंस समझाने के पर्पस से मीनिंग लिखा है। यहां बोलता है इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फ्रेम करते हैं ताकि इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हां इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस आर मेड, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनाते रहते हैं इकोनॉमिक्स में। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम अपने बिजनेस को देखते हैं, हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो सेम लिख दिया यहां पर, टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, यहां पर बिजनेस प्रॉब्लम आना चाहिए,
ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। चलो जी, कैरेक्टर कैसा होता है, इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ते हो, तो इसके कैरेक्टर्स में आप माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ लिखा है इट इज माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर, क्योंकि आप अपने बिजनेस पे फोकस करोगे तो आपका बिजनेस इंडिविजुअल आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हाँ, उस बिजनेस को माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपका अपना बिजनेस तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर है। ठीक है, चलो जी, अगला मेन टास्क है दोस्तों, यहाँ पर मेन टास्क है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंटिटीज। एंटिटीज बोलो या एंटिटीज बोलो, मतलब अकेले और ग्रुप, माइक्रो और मैक्रो दोनों की नीड्स को फुलफिल करना इकोनॉमिक्स का मेन टास्क रहता है, लेकिन यहाँ पर है किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी की डिसीजंस मेकिंग को अच्छा बनाना। ठीक है, अच्छा तनीषा पूछ रही है सर फ्रेमिंग और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है? बाबू फ्रेमिंग का मतलब होता है मेकिंग, फॉर्मुलेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। ठीक है, ओके। हाँ जी, नेचर 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 के बारे में बताया तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली नॉर्मेटिव इन नेचर है, जनरली नॉर्मेटिव इन नेचर है, ध्यान रखना। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बहुत वाइड स्कोप है, ये कंपैरेटिवली नैरो है। नैरो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी इकोनॉमिक्स में है, एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है, वो भी इसका ही पार्ट है। उस अप्लाइड इकोनॉमिक्स का छोटा सा पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है कंपैरेटिवली। ठीक है, अगले डिफरेंस यहां लिखे हुए हैं, पहले लिखा ब्रांच, इसकी दो ब्रांच है, मतलब माइक्रो मैक्रो तो है, इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच। कह रहा है इकोनॉमिक्स की छोटी सी ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, जो अप्लाइड ब्रांच है, एक तरीके से वहां पर एप्लीकेशन होती है कॉन्सेप्ट की, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी यानी आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स शामिल है, सेम बात लिखी है, बस कहने का मतलब ये है कि ये इको है तो ये बिजनेस इको है, ये बोल रखा है, समझो, दोनों जगह मतलब कॉन्सेप्ट सेम बात बोलना चाहता है। ठीक है, अगला कंसर्न विद, किस बात से कंसर्न है, मतलब किस बात पे फोकस है इसका, इकोनॉमिक्स का फोकस किस चीज पे है, ऑल द थ्योरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन सारी थ्योरीज पे मेन कंसर्न होता है, फोकस होता है, लेकिन इट इज कंसर्न ओनली विद प्रॉफिट, ये सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट पे फोकस करता है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको अपने प्रॉफिट से लेन देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं जी। एनालिसिस इन्वॉल्व, इकोनॉमिक्स के एनालिसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जब इको के एनालिसिस होते हैं तो इट इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज, मेनली हम मैक्रो लेवल इश्यूज एनालाइज करते हैं, जैसे कि देश की ग्रोथ, देश में इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ऐसे इश्यूज एनालाइज करते हैं। लेकिन जब बिजनेस इको की बात करते हैं तो वी एनालाइज माइक्रो लेवल इश्यूज, जैसे कि तुम्हारी डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट, ये सब देखते हैं, अपने बिजनेस से लेन देन है। आप बोल सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ी सेल्फिश है, नहीं, अपने बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, अगला कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इट कंसंट्रेट ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम, ये किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम के इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फोकस करता है। यानी देखो जी, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के बारे में सोचा जाता है, उस इकोनॉमी के अंदर तो बिजनेस भी आते हैं, तो बिजनेस की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस पे कंसंट्रेट करती है इकोनॉमिक्स, कहीं ना कहीं बिल्कुल करती है। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे यानी प्रॉफिट पे फोकस तो करेगी, साथ साथ में बिजनेस के नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फोकस करती है कि बिजनेस को कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटीज भी फुलफिल करनी चाहिए, लोगों का भला भी करना चाहिए, बिजनेस की इमेज पे भी फोकस करती है। अब तुम बोलोगे सर ये कहां पढ़ाया है, कहां ये फोकस होता है? ये तो बाबू डिफरेंस पहले चैप्टर में दे दिया, ये जब जैसे जैसे आगे चैप्टर आते रहेंगे ये तुम्हें समझ में आता रहेगा कि ये डिफरेंस लिखा क्यों है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ असम्पशंस, इनमें असम्पशंस होती है, कितनी वैलिड होती है, तो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी असम्पशन होती है, तुमने पढ़ाई होगा, अगर 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी तो हर बात में असम्पशन थी। ठीक है, इवन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मजाक उड़ाया जाता है, एक बोला है, एक बहुत पुराना तथ्य कॉलेज के अंदर हमारे प्रोफेसर साहब ने सुनाया था, उन्होंने बताया एक स्कूल के अंदर ना फिजिक्स लैब है, फिजिक्स लैब के अंदर एक बॉक्स है, वो बंद हो गया है, ताला है उसमें, उसकी चाबी खो गई है, वो खुल नहीं रहा किसी से, तो अलग अलग टीचर्स को बुलाया गया। सबसे पहले केमिस्ट्री वाले टीचर को बुलाया गया जिसको खोल के दिखाओ, तो केमिस्ट्री वाले टीचर ने उस बॉक्स के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स डाले कि किसी ना किसी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, बॉक्स खुल जाएगा, नहीं खुला। फिर स्पोर्ट्स टीचर को बुलाया, वो पीटी वाले टीचर होते हैं ना, पीटीआई, वो आए, उन्होंने थोड़े थोड़े मार के बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की, बॉक्स नहीं टूटा। फिर संस्कृत वाले टीचर को बुलाया, उन्होंने मंत्र मंत्र फूकने की कोशिश की, मंत्रों से कह रहे आप बम बूर बॉस बॉक्स खुल जा, नहीं खुला। भाई सभी टीचर को बुला लिया, लास्ट में इकोनॉमिक्स वाले टीचर को बुलाया कि बॉक्स खोलो यार, तो इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने बोला अज्यूम कर लो कि बॉक्स खुला हुआ है ऐसा लेवल ऑफ असम्पशन है, अज्यूम कर लो कि बॉक्स खुला हुआ है, पागल, मतलब ऐसे मजाक उड़ाया जाता नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स में है, जब हम इकोनॉमिक्स के कांसेप्ट को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो कुछ असम्पशंस तोड़ देते हैं, तो सम असम्पशंस बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड। तो यहां पर असम्पशंस इतनी नहीं है जितनी इकोनॉमिक्स में होती है, मतलब इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस नहीं है, ऐसे डिफरेंस है तो आसानी से समझ नहीं आते, क्योंकि काफी हद तक सेम सेम से लगते हैं। आपका मेन क्वेश्चन ये बनेगा यहां पर कि सर हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के कांसेप्ट को याद करें, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत करो, ये बात सुन ली मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, अपने आप ऑप्शन देख के आपके दिमाग में फिट हो जाएगी बात कि हां भाई सही ऑप्शन है ये वाला, समझे? ओके, चलो जी, ये हो गया। अब दोस्तों बारी है हमारे नए कॉन्सेप्ट की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं पोल की फॉर्म में, आप मुझे बताओगे। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक एडम स्मिथ ने दी है, वेल्थ वाली, फिर पॉल सैमुअल्सन ने, मार्शल ने, है ना, लाइन्स रॉबिन्स ने, इन सब ने डेफिनेशन दी है। तो पिछली क्लास की मैं तुम्हारी थोड़ी दिमागदारी चेक कर रहा हूं कि तुम्हें कितना पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हिच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल डेफिनेशन, मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी उसकी फीचर कौन सी इन चारों में? लिमिटेड एंड्स या स्केर्स मींस या स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन या स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप इस क्वेश्चन का सही जवाब कैसे दोगे? देखो जी, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन भी लिखे हैं जो मैंने पढ़ाई ही नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं है, तो वो इसका आंसर ऑब्वियसली होने ही वाला, यानी एंड और मीन तो मैंने कुछ बताया नहीं अभी, फिर बाद में बताऊंगा अगली क्लास में। तो तीसरे और चौथे में से इसका आंसर है, 30 सेकंड में तुम्हें आंसर देना है। अब दोगे आप आंसर, मैं सामने से जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर नजर आए। अंकित और कशिश आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। एक क्वेश्चन और आपके सामने, चलो जी, ये है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, चार ऑप्शन आपके पास, इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है? हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, सोसाइटी अपने अनलिमिटेड रिसोर्स को कैसे मैनेज करती है? रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं ये गलती हो गया। हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड, जब तक हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमें अपनी वांट्स को कम कैसे करना है, ये इकोनॉमिक्स है। या फिर हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केर्स रिसोर्सेज, सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करती है, यानी कैसे चॉइस लेती है लिमिटेड रिसोर्सेज में। या हाउ टू फुली सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुली सेटिस्फाई कैसे करना है, ये इकोनॉमिक्स है। आपको बताना ऑप्शन चूज करके, 30 सेकंड्स यू हैव। टाइम इज अप दोस्तों। आंसर इज हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। यार अनलिमिटेड वांट्स को कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। थर्ड वाला इज द राइट आंसर।
ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया है। अंकित, सिंधम, अनिकेत, कशिश और साजाद आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी करा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं अभी आपको थोड़ी सी। चलो ये लो, ये क्वेश्चन आपके लिए। Which one of the following is incorrect about business economics? Business economics के बारे में गलत बात क्या है? चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, गलत लाइन कौन सी है वो सेलेक्ट करनी है आपको। तो इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच का गैप फुलफिल करती है। अच्छा, ये मैंने बताया था, नहीं बताया तो गलत है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ को इंटीग्रेट करती है, मतलब जोड़ती है। या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो रेफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या सही है क्या गलत है वो आपने देखना है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर कंसर्न विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स से ताल्लुकात रखती है। क्या लाइन यहां पर गलत है? तीन लाइनें ठीक है, एक लाइन गलत है। जो लाइन गलत है वो आपको चूज करनी है। तीन लाइन ठीक है भाई, पहले वाली ठीक है, चलो दूसरे वाली भी ठीक है, तीसरे और चौथे में से एक बताओ। चलो 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 जी उस्ताद, टाइम इज गोइंग टू अप। दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो नहीं माइक्रो से रिलेटेड है, समझ रहे हो? तो फोर्थ वाली लाइन गलत है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच का गैप भी कम करती है और इन दोनों को जोड़ती भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जब अप्लाई किए जाते हैं बिजनेस में तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स ना, ठीक है? इसलिए हमारा फोर्थ वाला यहां पर ऑप्शन माना जाएगा। और यहां ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, आदित्य, अदनान, अंकित, अनिकेत, केतन। देखो जी, एमसीक्यू पेपर की खास बात होती है, आपको कभी कभी कॉन्सेप्ट आता भी नहीं ना, तब भी तुम जज कर लेते हो कि सही आंसर क्या है, इसलिए एमसीक्यू थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहां कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपके पेपर में ध्यान रखना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, समझ लो? मैं मॉड्यूल का एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? जिन बच्चों का पोल नहीं चल रहा ना, मैंने बात नोट कर ली आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, जल्दी जल्दी इसका रेजोल्यूशन निकालूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है देवांश, कह चैट बंद करके भी पोल नहीं आ रहा, तो एक आपको अगली क्लास में एक बार आपको रीलॉगिन कर लेना, फिर बताना मुझे प्रॉब्लम अभी भी है नहीं है। रीलॉगिन मतलब लॉगआउट करके लॉगिन कर लेना। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी बोलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो जी, सीए फाउंडेशन के सिलेबस के हिसाब से चार सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, चार सेंट्रल प्रॉब्लम। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी होम टू प्रोड्यूस और चौथी व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन कौन से प्रोविजन बनाने की जरूरत है, इफ एनी, अगर है तो बनाने की जरूरत है, वरना कोई जरूरत नहीं है, समझ लो? हाँ, पवन भी कह रहे हैं जिनको अपडेट आ रही है ऐप पे वो ऐप को अपडेट भी करो, ठीक है? ठीक है, समझ गया। तो ये चार प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी है और यहां से दोस्तों पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, समझ लो? तो ये बोला है कि फॉर एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, ये डिपेंड नहीं करता कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड है, हर एक इकोनॉमी को सेंट्रल प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। अब तुम बोलोगे सर ये तीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है क्या? वो तीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम मतलब तीन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ये अगली क्लास में पढ़ूंगा। ये जो आप पढ़ रहे हो सेंट्रल प्रॉब्लम, ये यूनिट 2 हो गई, अब चैप्टर 1 की यूनिट 2 में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है? ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताया चॉइस की प्रॉब्लम है, चॉइस की प्रॉब्लम है। लाइक मैं बात करूं व्हाट टू प्रोड्यूस, हिंदी में क्या बोलूं? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि किस चीज का प्रोडक्शन करें, ये प्रॉब्लम है। यस, ये प्रॉब्लम है। अरे भाई, हमारे देश के अंदर लाखों गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, देयर आर मिलियंस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। आपको बोलना किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करो, तो आप कहोगे अच्छा किसका प्रोडक्शन करूं? पेन का, पेंसिल का, रबड़ का, प्रकार का, फुट्टे का, बॉम्ब का, गन का, दारू का, सिगरेट का, कपड़ों का, टॉपी का, चश्मे का, बाइक का, स्कूटर का, केमिकल का। अरे किस चीज का प्रोडक्शन करूं? दिमाग घूम जाएगा। तो पहली बात तो ये कि जब कोई बोलता है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें सोचना पड़ता है, चॉइस लेनी पड़ती है कि कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि हमारे पास अगर कैटेगरी बताओ तो कैपिटल गुड्स भी हैं, जैसे कि मशीनरी, ट्रैक्टर। हमारे पास कंज्यूमर गुड्स भी हैं जो जल्दी जल्दी बिकती है मार्केट में, चीनी, चावल, आटा, टूथपेस्ट वगैरह। अपने पास वॉर टाइम गुड्स भी हैं, गन, पिस्टल, बॉम्ब, टैंकर। तो दिमाग खराब रहता है ना कि किस चीज का प्रोडक्शन करें। तो पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ व्हाट कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस। तो चॉइस ऑफ कमोडिटी से रिलेटेड है पहली प्रॉब्लम। क्या लिखा है मैंने? इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। किस चीज की? चॉइस ऑफ द गुड टू बी प्रोड्यूस, किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है उसकी प्रॉब्लम है ये, समझ लो? अब तुम कितनी भी कैटेगरी बना लो गुड्स की, जैसे कि कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, वॉर टाइम गुड्स है, पीस टाइम गुड्स भी बना सकते हो, बटर। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मान लो आपने डिसाइड कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया भाई अपन प्रोडक्शन करेंगे मोबाइल फोन का, कितने मोबाइल फोन बनाओगे? अगली प्रॉब्लम ये तुम्हारे सर पे खड़ी हो जाएगी, मतलब एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, नथिंग, समथिंग, कोई ना कोई फोन तो बना रहे हैं। तो आपको कितने फोन बनाने चाहिए, सही क्वांटिटी क्या है? तो अगर ये प्रॉब्लम खत्म भी हो जाती है ना, वंस द सिलेक्शन अबाउट द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इज मेड, अगर तुमने सिलेक्शन ले लिया कि कौन सी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम राइज हो जाती है हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड। हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड का मतलब व्हाट क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें, समझे? ओके गुड है, चलो जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब सॉल्व नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम पढ़नी है कि प्रॉब्लम होती क्या है। पहली प्रॉब्लम हो गई व्हाट टू प्रोड्यूस। अब दूसरी प्रॉब्लम पे आ जाओ। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। दोस्तों हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? यहां पर हाउ का मतलब है कि आपको चूज करना है कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करें। पेपर में क्वेश्चन आ रखा है चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक से रिलेटेड कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, मतलब कौन सी टेक्निक को यूज करके प्रोडक्शन करें। अब टेक्निक तो हर फील्ड में बहुत सारी है। इकोनॉमिक्स में दो टाइप टेक्नोलॉजी बता रखी है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? अब इंटेंसिव का मतलब होता है ज्यादा, जैसे कि यहां लिखा है हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है चॉइस की, किस चीज की चॉइस? सारी प्रॉब्लम चॉइस की है। तो इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिलेटेड टू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें? एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें लेबर ज्यादा यूज करते हैं और कैपिटल कम। कैपिटल का मतलब पैसा भी और मशीन भी, ये चीजें। लेबर ज्यादा, जैसे कि एग्रीकल्चर का कोई तुम काम कर रहे हो, फार्मिंग वार्मिंग का, वहां पैसे की जरूरत कम है, लेबर की जरूरत ज्यादा है। जैसे कि तुम लैपटॉप या मोबाइल फोन बना रहे हो, वहां तुम्हें मशीन की यानी पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, लेबर की जरूरत कम पड़ सकती है कंपैरिजन में। तो डिपेंड करता है कि कैसा आपका बिजनेस है, उसके हिसाब से आप टेक्नोलॉजी को चूज करते हो। तो कोई आपसे पूछे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द प्रोडक्शन टेक्निक वेयर मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज्ड, यानी लेबर ज्यादा कैपिटल कम।
लेबर इज मोर देन कैपिटल लिख दिया। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वेयर मोर कैपिटल एंड लेस लेबर इज यूज्ड, यानी लेबर लेस कैपिटल ज्यादा यूज होती है। ठीक है, ये सेकंड नंबर की सेंट्रल प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन नहीं दे रहे बाबू, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा यहां व्हाट टू प्रोड्यूस लिख दिया क्या? इसको भी 2 मिनट के अंदर खटखटा कर ठीक कर देते हैं, टेंशन भी ले रहे हो? टेंशन नहीं लेने का बाबा, टेंशन नहीं लेने का। लो जी मित्रों, ये प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस की। और तीसरी प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करें, अमीर लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए। देखो इसमें डिफरेंस है। अगर तुम अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन करोगे तो महंगा सामान बनाओगे, महंगा सामान बनाओगे तो देश का जीडीपी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ऐसे कैसे? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब एक देश में कितने रुपए का सामान बनाया गया है। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, चलो जीडीपी की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो अंदर की बात भी सुन लो भाई, अंदर की बात तो सुनिए ना। देखो अभी हाल फिलहाल जब तुम मुझसे क्लास ले रहे हो तो हमारे प्यारे देश भारत के अंदर लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का सामान बनाया जाता है। इंडिया में कितने रुपए का सामान बनता है? 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इंडिया का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये 3.5 ट्रिलियन कितना होता है? देखो जब किसी चीज के आगे 3 जीरो लग जाती है तो 1000 हो जाता है, वो 4 जीरो लगी 10,000, 5 पे लाख, फिर वो 10 लाख, है ना, फिर वो करोड़, फिर वो 10 करोड़, फिर वो 100 करोड़, इधर तक बोलते हैं मिलियन, है ना। मिलियन के आगे 2 जीरो लगा दो बिलियन, 3 जीरो लगाओ बिलियन तब बनेगा, और 3 जीरो लगाओ तब बनेगा ट्रिलियन। ये 3.5 ट्रिलियन इतने रुपए का नहीं, ये तो डॉलर में है ना। अभी इसको 83 से और मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आएगी, इंडिया इतने रुपए का सामान बनाता है। दिस इज द जीडीपी ऑफ इंडिया। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिकली इंडिया कितने रुपए का प्रोडक्ट बनाता है उसकी ग्रोस वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो महंगा सामान बनाओगे तो ज्यादा ही जीडीपी होगा। अब मान लो तुमने 400 रुपए का सामान बनाया है, तुम्हारे देश में तुम ही रहते हो और तुमने 400 का सामान बनाया है तो 400 रुपए जीडीपी है। लेकिन तुमने ये सामान अगर 4 लाख का बनाया होता तो 4 लाख का जीडीपी हो जाता। अब तुम बोलोगे अच्छा इंडिया कौन से नंबर पे है? बाबू इंडिया भी 5वें नंबर पे है। अमेरिका बनाता है 26 ट्रिलियन डॉलर का सामान, कितना ज्यादा बनाता है इंडिया से? लगभग 8 गुना ज्यादा। दूसरे पे है चाइना, वो लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर का सामान बनाता है। ठीक है, तीसरे पे है जापान, इतना सा देश है, इंडिया ज्यादा सामान बनाता है। चौथे पे जर्मनी, 5वें पे इंडिया। समझे? ये एक साल के अंदर कितने रुपए का सामान बनाया गया है उसकी वैल्यू है हर साल की। ठीक है, तो अब अगर आप रिच अमीर आदमियों के लिए महंगा सामान बना रहे हो तो आप देश के जीडीपी को बढ़ा रहे हो। जीडीपी के बढ़ने को बोलते हैं ग्रोथ। आप जल्दी जल्दी ग्रोथ करा रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आप सस्ता सामान बना रहे हो तो पुअर के लिए बना रहे हो। महंगा सामान बनाओगे तो जीडीपी को बढ़ाओगे, सस्ता सामान बनाओगे तो लोगों तक फैसिलिटी पहुंचाओगे। तो बताओ क्या करना चाहिए आपको? दोनों चीजें जरूरी है। तो बस यही प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। भाई सामान किसके लिए बनाए? अमीर बंदे के लिए बनाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, वो भी अच्छी बात है। गरीब बंदे के लिए बनाएंगे तो वेलफेयर बढ़ेगा, वो भी अच्छी बात है। तो हमें चॉइस लेनी है, जीडीपी बढ़ाना है या वेलफेयर बढ़ाना है। तो वी हैव टू मेक अ चॉइस। अगेन दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दोबारा ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जाती है भाई, क्योंकि हर देश को आजकल कैसे नापा जाता है? कहते हैं जिसका जीडीपी ज्यादा है वो देश टॉप पे है, ऐसे बोलते हैं। तो देखो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द चॉइस बिटवीन सोशल इक्वालिटी एंड जीडीपी ग्रोथ। अमीरों के लिए सामान बनाओगे जीडीपी ग्रोथ बनेगा, सोशल इक्वालिटी मतलब वेलफेयर बढ़ेगा। गरीबों के लिए सामान बनाओगे तो इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर सोशल इक्वालिटी विल इंक्रीज। गरीबों के लिए सामान बनाओगे तो ये होगा। अगर एक्सपेंसिव गुड्स बनाओगे तो जीडीपी बढ़ेगा। समझे? हमें दोनों के लिए बनानी चाहिए, दोनों में फिर मैच करना पड़ता है। उस मैचिंग में फंसा हुआ इंडिया इसलिए होता नहीं है। ठीक है, फंसा हुआ। चौथी प्रॉब्लम है दोस्तों, चौथी सेंट्रल प्रॉब्लम है, चौथे नंबर की, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक देश को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यानी तरक्की करने के लिए क्या रूल सेटअप करने चाहिए? कंजम्पशन पैटर्न की बात करता है बेसिकली। देखो यहां पर ये प्रॉब्लम क्लियरली इंडिकेट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बताता हूं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस जो मेंटेन रहे। सस्टेनेबल का मतलब होता है मेंटेनेबल, जो मेंटेन रहे, ऐसी डेवलपमेंट होती है सस्टेनेबल। यानी चीजों को तुम इस हिसाब से कंज्यूम करो, रिसोर्सेज को, पेट्रोल जैसे रिसोर्सेज को इस हिसाब से कंज्यूम करो कि वो फ्यूचर के लिए भी बचे रहे, है ना। फ्यूचर के लिए बचे रहेंगे तो फ्यूचर में भी ग्रोथ होती रहेगी, तो ग्रोथ मेंटेन रहेगी। ऐसा ना हो सारा पेट्रोल आज खत्म कर दिया हो, कल तो बचा ही नहीं, तो कल ग्रोथ कैसे होगी? समझे? नथुनी कुमार यूट्यूब पर बोला तो कल एक दिन और क्लास आएगी वाली। ठीक है, जीडीपी एमपी होता है जी विकास, वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एमपीएफसी जो चीजें। ठीक है, तो लिखा है अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू सो ऑल, सुनिए यूज है, A society would not like to use all its scarce resources for current consumption only. यानी एक सोसाइटी को करंट कंजम्पशन के लिए अपने सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं करना चाहिए। This is because it if it uses all the resources for current consumption, then no provision is made for the future production. अगर सारे रिसोर्स आज ही कंज्यूम कर लोगे तो भविष्य में प्रोडक्शन कहां से करोगे? राइट? तो सोसाइटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज। सोसाइटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी नहीं। सारा पेट्रोल आज यूज मत करो, आप थोड़ा सा करो, कल थोड़ा सा करो, इतने थोड़ा करते रहोगे तो पेट्रोल और बनता भी रहेगा। समझे? समझे? ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वुड रिमेन स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्लो। अगर तुम ऐसा करोगे कि सारे रिसोर्सेज आज यूज कर लोगे तो फ्यूचर में एक तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्लो हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। समझे? ओके, इसका मतलब द लेवल ऑफ लिविंग में एक्चुअली डिक्लाइन, लिविंग लेवल, स्टाइल ऑफ लिविंग एक्चुअली डिक्लाइन हो जाएगा, नीचे गिरने लगेगा। देयरफॉर अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। यानी कितनी हमें अभी सेविंग करनी चाहिए रिसोर्सेज की, और कितने रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके प्रोविजन अभी से बनाने होंगे। यानी इसके रूल्स अभी सेट करने पड़ेंगे, कितना खाना है, कितना बचाना है। ठीक है, ताकि फ्यूचर की प्रोग्रेस में कोई तरक्की ना आए। यानी अभी सोचना होगा हाउ मच सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, यानी जो अभी करंट तुम पेट्रोल यूज कर रहे हो, तुम्हें अभी सोचना होगा कि कितना फालतू का पेट्रोल यूज कर रहे हो, पैदल भी चल जाओगे थोड़े से। ठीक है, हाँ। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है बताओ भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चौथे नंबर की प्रॉब्लम है, व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो जी, ठीक है जी। इनइक्वालिटी से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है बाबू? इनइक्वालिटी से रिलेटेड थर्ड वाली प्रॉब्लम है। कौन सी थर्ड वाली? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अमीरों के लिए सामान बनाएंगे तो इनइक्वालिटी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा प्रोडक्शन टेक्निक से रिलेटेड कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है बाबू? प्रोडक्शन टेक्निक से रिलेटेड सेकंड वाली प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन आएगा चॉइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोडक्शन कौन सी क्वांटिटी का करना है, इससे रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है? ये फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जो आपके काम के हैं, यही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल प्रॉब्लम इंडिया जैसे देशों के लिए है या अमेरिका के लिए भी है?
भाई सेंट्रल प्रॉब्लम दुनिया में हर एक देश के लिए एग्जिस्ट करती है, मैटर नहीं करता कि वो नेपाल और बांग्लादेश की तरह है या फिर रशिया और अमेरिका की तरह है, चाहे वो कंट्री डेवलप्ड है चाहे वो लेस डेवलप्ड है, हर देश के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्योंकि हर देश में रिसोर्स लिमिट में अवेलेबल है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हर देश में नहीं है। समझ लो, मैं इसका थोड़ा सा पार्ट है डिसीजन मेकिंग वाला जो यूनिट 1 में था वो अगली क्लास में कराऊंगा, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम भी अगली क्लास में कराऊंगा, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां से कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी तक मैंने टॉपिक्स आपको कराए हैं, क्विज के तौर पर आप देखोगे तो आपको दिखेंगे। ये लो जी, क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इंप्लीकेशंस डज रिसोर्स स्केर्सिटी हैव फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स की क्या इंप्लीकेशंस हैं, मतलब चार लाइनें लिखी है, तुम्हें क्या सही लगती है वो सुनना। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, सभी वांट्स सेटिस्फाई होंगी, ये मैंने पहली बार आपको बता दिया था। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, दिस इज द ट्रू लाइन, ये राइट आंसर है, मतलब सारी वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकती बिकॉज़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, इसको मैंने करा दिया। अगला, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे कैपिटलिस्टिक हो, सोशलिस्टिक हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, स्कैर्सिटी इंपोज लिमिटेशंस ऑन। स्कैर्सिटी मतलब शॉर्टेज, किस चीज पर लिमिटेशन लगाती है, किस चीज पर लिमिट लगाती है शॉर्टेज, तो बताना है। हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और नेशन एज अ होल। हाउस होल्ड का मतलब जनता, बिजनेस फर्म मतलब कंपनीज, गवर्नमेंट मतलब सरकार और पूरे देश, इन सब चीजों पर लिमिट लगाती है, मतलब हर चीज के लिए रिसोर्स लिमिटेड है, या फिर सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस के लिए रिसोर्स लिमिटेड है, सरकार के लिए अनलिमिटेड रिसोर्स है, लिखा ना नॉट फॉर द गवर्नमेंट, या लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिसोर्स लिमिटेड है, या नॉट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मतलब बिखरी हुई गवर्नमेंट होती है उसके लिए, या हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट बट नॉट फॉर बिजनेस फर्म्स, यानी बिजनेस फर्म के लिए रिसोर्स लिमिटेड नहीं है, इसके लिए अनलिमिटेड है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के लिए लिमिटेड है। क्या लाइन सही है आपको जजमेंट देनी है भैया, रिसोर्स लिमिटेड किसके लिए है? चार ऑप्शन है, बताओ जरा सही क्या है। राजा रिसोर्स लिमिटेड है, ये बात तो ठीक है, स्कैर्सिटी का मतलब यही हो गया ना, लेकिन वो रिसोर्स किसके लिए लिमिटेड है, ये क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है, ये सोच के बताना। सारे बच्चे बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त चल रहे हो। ठीक है, रिसोर्स लिमिटेड दोस्तों सबके लिए है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए, तो वन वाला इज द राइट आंसर इन दैट केस। समझे, वन वाले को टिक करेंगे अपन। ज्यादा बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, आदित्य, अंकित, अदनान, उज्जवल, अनिकेत आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर, वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया, उम्दा खेल रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए पेश किया जाता है, ये लिखा है, ह्यूमन वांट्स आर इन रेस्पॉन्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ह्यूमन वांट्स खुद की वांट को सेटिस्फाई करने के कंपैरिजन में क्या है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है या लिमिटेड है या स्केर्स है या मल्टीपल है? बाबू ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, वन इज द राइट आंसर। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, एक आधा एमसीक्यू मैं भी सॉल्व कर दूं तो क्या जाएगा? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ये रहा जी, इकोनॉमिक गुड्स। पहले तो मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक गुड्स क्या होती है। देखो जी, पहले मैं आपको ये बताऊं कि इकोनॉमिक गुड्स क्या होती है। देखो, गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक होती है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स मतलब इसका कोई प्राइस ही नहीं है, जैसे कि एयर, आपको बाहर नदी का बहता हुआ पानी, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब फ्री गुड्स हैं, सड़क वगैरह तुम्हें फ्री में मिलेगी, तुमने सोचा है। एक होती है इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स ऐसी होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिसकी मार्केट होती है, समझो, मतलब मार्केट में तुम्हें खरीदने जाना पड़ता है, जिसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, जिसके लिए कोई ना कोई प्राइस होता है। जो पैसों में तुम खरीदते हो वो इकोनॉमिक गुड है, और जो पैसों में नहीं खरीदते वो फ्री गुड है। तो इकोनॉमिक गुड की बात, नेचुरल रिसोर्सेज जो फ्री में आ रहे हैं वो फ्री गुड्स है, लेकिन सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये नेचुरल रिसोर्सेज फ्री में थोड़ी आ रहे हैं। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा ना, तो उसमें बोले, चलो लिखा है इकोनॉमिक गुड्स को स्केर्स बोला जाता है, यानी जो चीज पैसों में आ रही है वो स्केर्स है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट में है ना। क्यों है ऐसी? क्योंकि कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्योंकि इनकी क्वांटिटी कभी इंक्रीज नहीं हो सकती, इसलिए, या डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी, ये सफिशिएंट क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती नहीं है टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ताकि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सके। या फिर इकोनॉमिक गुड्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती है इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक गुड्स से सोशल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। या फिर इकोनॉमिक गुड्स आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स मैन मेड गुड्स जो कि नेचुरल नहीं होती, इंसान के द्वारा बनाई गई थी, उससे लिमिटेड है। देखो जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंफ्यूज करेगा, मैं आपको बता दूं इसका आंसर है इकोनॉमिक गुड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये स्केर्सिटी की डेफिनेशन पे एग्जैक्ट हो रहा है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट मतलब सोसाइटी की डिमांड ज्यादा है, लेकिन वो उतनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उसकी सप्लाई कम है, तो इट मैचेस विद द डेफिनेशन ऑफ स्केर्सिटी, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है, प्रॉपर मैच कर रहा है, बाकी आधे आधे मैच कर रहे हैं। ठीक है, आपको देना है इस क्वेश्चन का जवाब, इसके बाद करेंगे क्लास को खत्म। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब कल की क्लास में देखा लिटरली सारे बच्चे इतना प्यार करते हैं, लव सर से बहुत बढ़िया प्यार करते हैं, मतलब धड़ धड़ स्टार 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 कर दिया आपने, मतलब ये हमारे बोर्ड को शो करता है, मुझे पता लग जाता है कितने बच्चे कितना प्यार करते हैं। तो उससे मैं थोड़ा ठीक भी हो गया, बीमार चल रहा था आपको पता है, लेकिन एक दो दिन और लगेंगे प्रॉपर रिकवरी के अंदर, फिर देखना जलवा। अभी मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं कि मेरी एनर्जी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं जनरली पढ़ाता हूं। तो क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड व्हिच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैर्सिटी। कंसीडर करो और बताओ कि कौन सी इकोनॉमी विदाउट स्कैर्सिटी है। ठीक है जी, पहला द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी, आजादी से पहले का इंडिया जो अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, जहां पर ज्यादातर लोग फार्मर थे। ठीक है, क्या ये विदाउट स्कैर्सिटी था? या अ मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबॉडी इज अ बिलियनियर, मिथिकल मतलब ऐसी इमेजिनरी इकोनॉमी जहां पर हर कोई करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है। या एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल, यानी ऐसी इकोनॉमी जहां पर सब लोगों की इनकम बराबर हो। बताओ कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी होगी जहां पर, ये क्वेश्चन पूछा है, तीन ऑप्शन दिए हैं आपको, अंग्रेजों के टाइम का इंडिया, या एक इमेजिनेशन वाला इंडिया जहां पर सब कुछ बिलियनियर है, या फिर ऐसी इकोनॉमी जहां पर सबकी इनकम बराबर है। ठीक है, तो ये बताओ विदाउट स्कैर्सिटी वाला सिस्टम क्या सबकी इनकम बराबर है तो स्कैर्सिटी खत्म हो जाएगी, सब बिलियनियर हो जाएंगे तो स्कैर्सिटी खत्म हो जाएगी? हैं, मतलब कौन सी सिचुएशन में स्कैर्सिटी बरकरार रहेगी? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, आप मेरी बात समझना, इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन में स्कैर्सिटी बरकरार रहेगी? अगर तीनों में बरकरार रहेगी तो, सॉरी ये लिखा है ना क्वेश्चन में, विदाउट स्कैर्सिटी कौन सी है, मतलब कहने का मतलब ये कि कौन सी सिचुएशन में स्कैर्सिटी नहीं है। इसमें है, इसमें है, इसमें है, या सभी सिचुएशन गलत है, स्कैर्सिटी हर जगह होगी। अगर स्कैर्सिटी हर जगह है तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देवजी 30 सेकंड हमारे पास। अगर स्कैर्सिटी हर जगह है तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्कैर्सिटी होती है तो वो चूज कर सकते हो आप, फिर मैं बताऊंगा आपको।
हेलो भाई, लेस कैपिटल इज यूज्ड, यानी लेबर ज्यादा कैपिटल कम, लेबर इज मोर देन कैपिटल लिख दिया। और कैपिटल बढ़वाना है या वेलफेयर बढ़वाना है, ठीक है। हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, तो वन वाला इज द राइट आंसर इन दैट केस। समझे, वन वाले को टिक करेंगे अपन, ज्यादा बच्चों बिल्कुल सही है। एक आधा एमसीक्यू मैं भी सॉल्व कर दूं तो क्या जाएगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इकोनॉमिक गुड्स क्या होती है। देखो मतलब चलो जी, लिखा है इकोनॉमिक गुड्स को स्केर्स बोला जाता है, यानी जो कर रहा है बाकी आधे आधे मैच कर रहे हैं, ठीक है। आपको देना उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं जनरली पढ़ाता हूं। तो क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड व्हिच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैर्सिटी। कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी होगी जहां पर, ये क्वेश्चन पूछा है, तीन ऑप्शन दिए आपको, अंग्रेजों के टाइम का इंडिया,